नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग गांधी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5। ये और भी सेमेस्टर में हो सकता है क्योंकि ये जेनरिक का सब्जेक्ट है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ने के वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, तो नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो को भी अच्छे से समझना। अब जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ, इससे पहले हम ये समझते हैं, ये टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग गांधी, यानी गांधी जी को समझना। और गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और वहीं से गांधी जी ने अपनी मिसाल खड़ी करी, एजुकेशन भी लिया, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर जो अपार्थाइड की पॉलिसी, काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव हो रहा था, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने अपनी आवाज उठाई, और वहीं से दुनिया भर के अंदर उनको ख्याति प्राप्त हुई। यानी कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी को भारत में आने के बाद लोगों ने जाना, गांधी जी को दुनिया भर के लोगों ने साउथ अफ्रीका के अंदर ही जान लिया था। और जब गांधी जी भारत के अंदर 1915 में आए, उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। सत्याग्रह मतलब सच्चाई के राह पे चलकर हमें झूठों को झुकाना है, और गांधी जी ने इस तरीके से सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसके अंदर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का आंदोलन शामिल है। एंड जलियांवाला कांड का गांधी जी के द्वारा बहुत ज्यादा ही विरोध किया गया, और उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ही सिर्फ ये था कि अंग्रेजों का साथ मत दो, ये खुद पागल होकर भाग जाएंगे, हमें इनका साथ बिल्कुल नहीं देना है। और इसके बाद देखा जाए तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1942 में भारत छोड़ आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा जो अहिंसा का विचार दिया गया, सत्याग्रह का विचार दिया गया, प्रेम और सद्भाव और भाईचारे का विचार दिया गया, राम राज्य और सर्वोदय यानी कि सभी का कल्याण का जो विचार दिया गया गांधी जी का, यही एक आइडियल स्टेट बन गया। गांधी जी भी एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, एक सपनों का राज्य, जहां का राज्य कैसा होगा, जहां पे कोई क्लास नहीं होगा, दैट मीन्स कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, अपना शासन लोग खुद ही करेंगे। यानी कि अगर एक इंसान अपने बारे में समझ ले और अपना शासन खुद करना जान ले, अपनी इंद्रियों पर अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, इसी को गांधी जी ने स्वय शासन कहा है। गांधी जी का मकसद था स्वय शासन की स्थापना करना, सेल्फ रूल को स्टैब्लिश करना, और इसलिए गांधी जी ने अपने थॉट्स दिए हैं। इसी को हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग गांधी के अंदर, कि गांधी जी के क्या क्या विचार हैं स्टेट के ऊपर, क्लास के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वुमेन के ऊपर, और इन सभी थॉट्स को मिलाकर हमारा बनता है अंडरस्टैंडिंग गांधी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को समझना, और एक एक करके आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो जल्दी से अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। चलिए तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। गांधी के स्वराज की अवधारणा की विवेचना करें। आपको डिस्कस करना है गांधी जी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है स्वराज का। स्वराज का मतलब सिंपल होता है आज़ादी, लेकिन गांधी जी के लिए इस आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाए। गांधी जी का मतलब था आज़ादी से मतलब एक इंसान अपने आप में आज़ाद हो जाए डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इसके आंसर में। देखिए स्वराज का जो वर्ड है, ये जो दिख रहा है आपको स्वराज वर्ड, ये बहुत पवित्र वर्ड है, क्योंकि इसको वैदिक सभ्यता के टाइम से जो वेद है हमारे, उससे ये वर्ड लिया गांधी जी ने। और इस स्वराज का मतलब बताया गांधी जी ने आत्मशासन का होना। यानी कि स्वराज का मतलब क्या होता है, मीन्स सेल्फ रूल। अगर एक इंसान अपने आप में जो उसकी इंद्रियां है, अपनी जो माइंड है, अगर उस पर वो कंट्रोल कर पा रहा है, डेट मीन्स वो सेल्फ रूल कर पा रहा है, तो समझ लो वो आज़ाद है। यानी कि आप अपने आप में डेली लाइफ के जो जिंदगी की जो आपके जो डिसीजन है, अगर आप वो खुद ले पा रहे हो, उस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है, डेट मीन्स आप एक आज़ाद हो। तो एक इंडिविजुअल इंसान की आज़ादी पे गांधी जी ने जोर दिया है। अगर इंडिविजुअल एक इंसान पूरी तरह से आज़ाद है, वो सेल्फ रूल कर पा रहा है, डेट मीन्स वो अपनी डिसीजन खुद ले पा रहा है, वो किसी और के द्वारा कंट्रोल नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के सारे जो फैसले वो खुद ले पा रहा है, डेट मीन्स गांधी जी के नज़रों में सच्चे अर्थ में यही एक आज़ादी है। देखो गांधी जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब अंग्रेजों से हम आज़ाद हो गए तो गांधी जी ने ये कहा कि हमें नियमों से मुक्ति मिल गई। यानी जो अंग्रेजों के द्वारा जो कड़े नियम हम पे लगाए जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, हमें वही मानना पड़ता था, वही फॉलो करना पड़ता था, तो हम उससे आज़ाद हो गए। तो गांधी जी ने कहा कि नियमों से मुक्त होकर एक ऐसी लिबर्टी या एक ऐसी फ्रीडम मिल जाना जिसको हम निरंकुश कहते हैं। मान लो कि आपको सब कुछ करने की आज़ादी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, अब आप दूसरों को नुकसान भी तो पहुंचा सकते हो। तो अगर आपको निरंकुश स्वतंत्रता, एटोक्रेटिक फ्रीडम मिल गई, तो ये सच्चे अर्थ में स्वराज नहीं होगी। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग एक सच्चे अर्थ में स्वराज का कंसेप्ट क्या है, आपको यही बताना है इस आंसर के अंदर। अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है, सिर्फ ये स्वराज का कॉन्सेप्ट नहीं है गांधी जी का।
गांधी जी ने क्या कहा है अपने स्वराज के अंदर, आपको पहले ये बताना है। गांधी जी ने स्वराज का मतलब बताया है कि एक इंसान अपने ऊपर खुद शासन कर सके। दैट मीन्स वो अपना शासन खुद चला सके, वहां पे कोई राज्य ना हो, कोई स्टेट ना हो और ना ही कोई इंटरफेयर करने वाला हो। अगर स्टेट है तो वो मिनिमम रूल करेगा, यानी कि लोगों को सिर्फ डिफेंस देगा। अगर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है, कोई खतरा है, तो लोगों को बस उससे बचाएगा, बाकी लोग अपना काम खुद कर लेंगे। गांधी जी ने ये कहा। गांधी जी ने स्टेट का सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टेट बेवजह लोगों के कामों में इंटरफेयर करता है, इससे जो लोगों की लिबर्टी है, जो लोगों की जो फ्रीडम है, वो खतरे में आ जाती है। इसलिए गांधी जी ने स्टेट का अपोज किया है। स्टेट के द्वारा जो सोशल एक्सप्लोटेशन है ये बनाए रखा जाता है, इसलिए स्टेट को खत्म कर देना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे स्टेट को खत्म कर देना चाहिए। तो गांधी जी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है स्वराज का, वो शांति, अहिंसा और भाईचारा और प्रेम पे आधारित है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो हिंसा पे आधारित है, वॉयलेंस पे आधारित है। इसलिए कार्ल मार्क्स और गांधी जी में जमीन आसमान का फर्क है, आपको ये पता होना चाहिए। गांधी जी यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो स्वराज है इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, किस तरीके से लोगों को स्वराज मिलेगा। तो इसकी स्टार्टिंग कहते हैं गांधी जी, स्वतंत्रता यानी कि स्वराज की जो शुरुआत है वो सबसे पहले निचले स्तर से मानी जाएगी, यानी गांव लेवल से मानी जाएगी। अगर गांव के लोग अपना शासन खुद चला पा रहे हैं, समझ लो कि उस देश के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो गई है। तो गांधी जी ने कहा है स्वराज की अवधारणा हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? स्वराज स्वशासन के रूप में, यानी कि जब एक इंसान अपना शासन खुद चलाएगा तो समझ लो वहां पे स्वराज आ गई है। तो इन दो कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपको पूरा गांधी जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको मैं एक एक करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि गांधी जी ने क्या कहा है अपने स्वराज के कॉन्सेप्ट में। पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने देखा, क्या कहा गांधी जी ने? स्वराज का मतलब है स्वशासन, यानी कि सेल्फ रूल। और अब हम पहले बात करते हैं सेल्फ रूल का मतलब यहाँ पे गांधी जी कह क्या रहे हैं। देखो, सेल्फ रूल का मतलब यहाँ पे ये है, गांधी जी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट जो है वो लोगों के काम में इंटरफेयर करता है, इससे जो लोगों की लिबर्टी है, लोगों की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि स्टेट पे सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार होता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सभी गांव के लोग मिलकर आपस में शासन अपना खुद करे और एक टाइम ऐसा आए कि स्टेट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये स्टेट बेवजह आपके कामों में इंटरफेयर करेगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, जब गांव के लोग अपना शासन खुद करने लग जाएंगे, यानी कि सेल्फ रूल आ जाएगा, और इसी कंडीशन को गांधी जी ने कहा स्वराज। तो आप कह सकते हो कि गांधी जी के द्वारा एक ऐसा सपना देखा गया और उस सपने के अंदर गांधी जी ने एक राज्य की कल्पना करी, एक इमेजिनेशन करी कि राज्य कैसा होना चाहिए। गांधी जी ने कहा है एक राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ के गाँव के लोग अपना शासन खुद करे, यानी कि सेल्फ रूल वहां पे हो। इसलिए आज जो हम पंचायती सिस्टम देखते हैं वो कहीं ना कहीं गांधी जी की ही देन है। उनकी ही सपनों की जो उड़ान थी वो हमने धरातल पे वास्तविकता में इसको बदला है, और आज कंपलसरी हमारे देश के अंदर है पंचायती राज सिस्टम। तो गांधी जी चाहते थे गांव को आज़ादी देना, गांव के अंदर सेल्फ रूल का सिस्टम। अगर गांव अपना शासन खुद चला पाएंगे तो समझ लो भारत का कल्याण होगा। अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। गांधी जी ऐसा कहा करते थे। पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? स्वराज स्वनियंत्रण के रूप में, यानी कि एक इंसान का अपने इंद्रियों पे, कान, मुंह, नाक, मन, अपने ऊपर खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर उसके ऊपर अपने खुद पे कंट्रोल है, दैट मीन्स वो किसी और के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हो रहा है, सेल्फ रूल भी हो रहा है और एक इंसान सेल्फ कंट्रोल भी है, अगर ये दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल हो रहा है उस सोसाइटी के अंदर, तो इसी सोसाइटी को गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया? राम राज्य। एक ऐसा राज्य जहां पे अपना शासन, अपना रूल लोग खुद ही चलाएंगे और अपने ऊपर खुद कंट्रोल रखेंगे, किसी स्टेट या किसी बाहरी शक्तियों का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसी को कहा जाता है राम राज्य का कॉन्सेप्ट या सच्ची स्वराज का कॉन्सेप्ट, यानी कि अब लोगों को सच्चे अर्थ में स्वराज मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में गांधी जी हमें ये बताते हैं कि स्वराज के कुछ आयाम हैं, दैट मीन्स स्वराज के कुछ डायमेंशन है, यानी कह सकते हो कि जो स्वराज है इसके कुछ प्रकार हैं। कितने प्रकार का स्वराज होता है अब गांधी जी हमें यहाँ बताते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं आर्थिक आयाम, यानी कि इकोनॉमिक डायमेंशन। इसका मतलब होता है आर्थिक स्वराज। आर्थिक यानी इकोनॉमिक स्वराज का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। गांधी जी के द्वारा ये कहा गया, अगर स्टेट रहेगा तो सोसाइटी के अंदर दो क्लास रहेंगे, एक अमीर और एक पुअर, यानी कि एक गरीब, और ये दोनों आपस में एक्सप्लोटेशन करेंगे अमीर गरीबों का। इसलिए गांधी जी कहते थे कि सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, यानी कि अमीर और गरीब नहीं होने चाहिए। इस सोसाइटी को क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, यानी कि जहाँ पे कोई अमीर और गरीब नहीं होंगे, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी होगा, महिलाओं और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए गांधी जी चाहते थे वर्ग विहीन अर्थव्यवस्था, यानी कि आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे कोई वर्ग ना हो,
अमीर गरीब का ये जो फासला है, जो एक्सप्लोटेशन है, ये बिल्कुल भी ना हो। एक सभी लोग मिलकर आपस में भाईचारे की तरह रहे, जहाँ पे कोई शोषण ना हो। तो गांधी जी सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसा स्टेट हो जहाँ पे क्या हो, कोई वर्ग ना हो, कोई क्लास ना हो, जहाँ पे कोई एक्सप्लोटेशन ना हो। क्योंकि अगर कोई क्लास होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रांति भी हो सकती है। गांधी जी ये कहते हैं कि मान लो सोसाइटी में क्लास भी है, वर्ग भी है, तो इसको हम कैसे खत्म करेंगे, ये जो एक्सप्लोटेशन है इसको खत्म कैसे किया जाएगा। तो गांधी जी बताते हैं परिवर्तन किया जाएगा, चेंजेस किए करेंगे सोसाइटी के अंदर। लेकिन ये चेंज हिंसा या क्रांति के द्वारा, यानी कि वॉयलेंस या रेवोल्यूशन के द्वारा नहीं, बल्कि ये अहिंसा के द्वारा किया जाएगा। नॉन वॉयलेंस के रास्ते पे चल के, प्रेम के रास्ते पे चल के, प्यार भाव से, बलिदान तपस्या के द्वारा, कष्ट कर कर सह कर हम चेंज करेंगे सोसाइटी को, यानी कि क्लासलेस इकोनॉमिक सिस्टम, वर्ग विहीन आर्थिक व्यवस्था हम लाएंगे सोसाइटी के अंदर। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक और बुरी चीज है, जातीय व्यवस्था के अंदर कुछ अनुचित नियम है। गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा कि जातीय व्यवस्था बुरी है। गांधी जी कहते हैं कि जाति के अंदर जो भेदभाव किया जाता है, कास्ट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये बुरी है। क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि ऊंची जाति नीची जाति, सिर्फ इन वजह से कई लोगों को असमानता यानी कि इनइक्वालिटी का शिकार होना पड़ता है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि जाति को खत्म नहीं करना, बल्कि भेदभाव को खत्म करना है, और सोसाइटी के अंदर लोगों को खत्म नहीं करना, बस अमीर गरीब का जो फासला है इसको खत्म करना है। तो ये था हमारा आर्थिक आयाम। अब हम बात करते हैं राजनीतिक आयाम, यानी कि पॉलिटिकल डायमेंशन। गांधी जी कहते हैं राजनीतिक आयाम के अंदर कि राजनीति में सच्चे अर्थ में स्वराज यानी कि एक आज़ादी एक इंसान को कब मिल जाती है। गांधी जी यहाँ पे बताते हैं कि स्वराज की प्राप्ति राजनीति में तभी होगी जब सेल्फ रूल होगा। सेल्फ रूल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा रूल जिसमें लोग अपना शासन खुद चलाते हैं, अपना शासन खुद ही चलाएंगे। मान लो कि एक गाँव है और गाँव के अंदर 100 लोग हैं या 500 लोग वहाँ पे हैं, तो ये 500 लोग आपस में बैठेंगे और खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून नहीं बनाना है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि गांधी जी ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। गांधी जी का सपना था जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, यानी कि अपना शासन लोग खुद ही चलाएंगे, इनके ऊपर कोई और शासन नहीं करेगा। ये सेल्फ रूल होंगे, सेल्फ रूल के साथ साथ ये सेल्फ कंट्रोल भी होंगे। इनको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों को अपने बारे में सही से पता है, ये सोसाइटी के बारे में सब कुछ पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए लोग अपना शासन खुद चला सकते हैं। इसी को कहा गया स्वराज का स्वशासन, यानी कि अपना शासन लोग खुद चलाएंगे, तभी राजनीति के अंदर सच्ची आज़ादी यानी स्वराज की प्राप्ति होगी। सरकार को नागरिकों की सहमति से ही कानून बनाना चाहिए। एक भी ऐसा कोई कानून ना हो जिसमें लोगों से पूछा ही ना जाए और सरकार कानून भी बना दे। इसलिए गांधी जी ने कहा कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, बिना नागरिकों की सहमति से कोई कानून नहीं बनना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सभी लोग आपस में मिलकर कानून बनाने वाले हैं। इसमें कोई बाहरी शक्ति नहीं आएगी कि भाई को लोगों ने कोई कानून बना रही है, क्योंकि सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं गांधी जी। गांधी जी जस्ट एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भाई एक सपनों का राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोग सेल्फ रूल कर सके, क्लासलेस सोसाइटी हो, कोई क्लास ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का सत्याग्रह एक प्रकार से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया के रूप में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिक्स के द्वारा यानी कि स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है और वही डिसीजन जनता यानी कि जो सिटीजन है उनको सही नहीं लगता, तो जनता पीसफुली तरीके से अपना जो अपोज है वो दिखा सकती है, यानी कि सत्य के मार्ग पे वो खड़ा होकर अपनी जो फीडबैक है, अपना जो रिएक्शन है वो दे सकती है। जनता को ये पूरा राइट है। अगर जनता को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो जनता क्या कर सकती है, इसका अपोज कर सकती है। तो गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की बात करी है, नॉन वायलेंस की बात करी है, ना कि वायलेंस की बात करी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सोशल डायमेंशन यानी कि सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम का मतलब क्या है, यानी कि समाज के अंदर स्वराज की प्राप्ति कब होगी। देखो, गांधी जी के द्वारा जो वेस्टर्न कल्चर की अच्छाइयाँ हैं उसकी तारीफ भी की गई है, लेकिन जो उसकी कमियां है उसकी आलोचना यानी कि उसको अपोज भी किया गया है। गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी कुछ बातों को तो अपनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बातें हैं जैसे कि पहनावा, चाल, खान पान, वो बिल्कुल ही हमसे अलग है, यानी कि उनकी कल्चर अलग है। गांधी जी ने हमेशा कहा कि हमें उन संस्कृति या उन कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि लोग सिविलाइज्ड होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डायग्राम यूज करके कि गांधी जी ने कैसे बताया समाज के अंदर स्वराज की प्राप्ति होगी। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गांधी जी के द्वारा एक इंडिविजुअल पर्सन पे जोर दिया गया है, एक इंसान की आज़ादी पे, एक इंसान के सेल्फ रूल पे, कि पॉलिटिक्स में उसका कितना पार्टिसिपेशन है। सभी लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन करके कानून बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा सहमति दी गई है या नहीं दी गई है। दैट मीन्स एक इंसान को, एक इंडिविजुअल पर्सन को गांधी जी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि जो शासन है, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है,
वो एक व्यक्ति से स्टार्ट होगी, एक पर्सन से स्टार्ट होगी, और इसके बाद ये जाएगी ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि एक इंसान से ही मिलकर गांव बना हुआ है, इसलिए एक इंडिविजुअल इंसान से पहले स्टार्ट होगा कानून बनाने की प्रक्रिया, और वो जाएगी गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, फिर वो जाएगी ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसके बाद जाएगी ये कहाँ पे, स्टेट लेवल पे, और उसके बाद जाएगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। यानी कि ये नीचे से स्टार्ट हो रही है, देन फिर ऊपर से जा रही है ये प्रक्रिया। तो गांधी जी ने कहा यही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, तो उसको कहेंगे हम स्वराज हमारे समाज के अंदर। यानी कि सच्चे अर्थ में स्वराज की प्राप्ति होगी जब शासन नीचे से ऊपर तक जाए, यानी कि विलेज से ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पर। अगर ऐसा होता है तो सच में स्वराज की प्राप्ति है। बट आज क्या है, आज पहले सेंट्रल लेवल की बात की जाती है, सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल केंद्र सरकार को रखा जाता है, फिर स्टेट लेवल राज्य सरकार को, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर विलेज लेवल। आज हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जिसका गांधी जी ने अपोज किया है। गांधी जी कहते थे हमेशा कि हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी स्वराज की प्राप्ति जो है, स्वराज की जो शुरुआत है वो एक गांव से होनी चाहिए, और गांव के लोगों को पहले सेल्फ रूल करना है, देन उसके बाद ऊपर तक जाना है। यानी अपना शासन खुद चलाना ना सीख जाए जब तक स्टेट रहेगा, और जिस दिन ऐसा हो जाए लोग खुद शासन करने सीख जाएंगे, स्टेट को खत्म कर दिया जाएगा। अब उसकी नीड ही नहीं है तो लोग तो अपना शासन खुद चलाना सीख जाएंगे ना। तो गांधी जी जस्ट एक इमेजिनेशन कर रही है, और जब ऐसा होगा कि लोग शासन खुद चलाना सीख जाएंगे, सेल्फ रूल करना सीख जाएंगे, स्टेट की नीड नहीं होगी, उसी कंडीशन को कहा जाएगा राम राज्य। तो ये था हमारा गांधी जी का राम राज्य, डेट मीन स्वराज की प्राप्ति। तो गांधी जी हमेशा से अहिंसा के रास्ते पे चले, सत्याग्रह की बात करी, लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया, और किस तरीके से सच्चाई पे चलकर लोगों को यानी कि अंग्रेजों को भी भारत से बाहर भगाने में पूरी भूमिका निभाई। तो गांधी जी भारत के जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे उन सब का योगदान जो रहा, जिसके वजह से भारत आज आज़ाद हुआ है। तो सच्चे अर्थ में देखा जाए, जो गांधी जी कहा करते थे कि एक इंसान को स्वराज की प्राप्ति कब होगी, जब वो सेल्फ रूल करना सीख जाए और अब उसको अपनी इंद्रियों पे क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। देखो गांधी जी का मानना था कि भारत से केवल अंग्रेजों को और उनके राज्य को हटाने से भारत को सच्ची सभ्यता का स्वराज नहीं मिलेगा, बल्कि हमें आत्मा को बचाना चाहिए, और यही सच्चा स्वराज है जिससे हम अपने ऊपर शासन करना सीखते हैं। यानी कि हमें अपने ऊपर खुद शासन करना आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ भाई सच में कि हमें आज़ादी की प्राप्ति हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी मिल जाने का मतलब प्रतिबंध हट जाना, क्योंकि गांधी जी ने 1924 में अपनी बुक यंग इंडिया में कहा था कि मुझे भारत को केवल अंग्रेजों की पराधीनता यानी गुलामी से मुक्त कराने में ही दिलचस्पी नहीं है, सभी प्रकार की पराधीनताओं यानी कि बाउंडेशन जो बंधन है उससे मुक्त कराना चाहता हूँ, कटिबद्ध हूँ यानी कि मजबूर हूँ। मुझे एक शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भाई अंग्रेज चले जाए तो इंडियन के रूप में जो भी शासक बन जाए। गांधी तो खुद चाहते थे कि भाई अंग्रेज जैसे भागेंगे कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी के लिए बनाई गई थी ना, अब वो थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के इलेक्शन लड़ेगी। बट हुआ क्या, भारत की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी बन गई। गांधी जी का सपना तो यहीं पे टूट गया था भाई। इसलिए गांधी जी माना करते थे कि सच्चा स्वराज जनता को सत्ता का नियमन और नियंत्रण करने की अपनी क्षमता का विकास करने की शिक्षा देने से है। यानी कि सच्चा स्वराज तभी आएगा गांधी जी के अकॉर्डिंग जब सत्ता का जो नियंत्रण है और सत्ता का जो रेगुलेशन है, सत्ता मतलब यहाँ पे सरकार से है, पावर गवर्नमेंट से है, जब लोग खुद करेंगे। अगर लोग में ऐसी क्षमता नहीं है तो लोगों के अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी एबिलिटी का विकास करने का पूरा मौका देना चाहिए। अगर हम ये पूरा मौका देंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसी एजुकेशन के द्वारा लोगों के अंदर सेल्फ रूल का एक नियम है, जो सेल्फ रूल की जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी और लोग अपना शासन खुद कर पाएंगे। और इसी कंडीशन को कहा जाएगा एक स्वराज का कंडीशन, यानी कि सच्चा स्वराज। गांधी जी का मानना था कि विदेशी शासन समाप्त होने के बाद लोगों को आत्मा एवं विवेक के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार शासन व्यवस्था को स्थापित करने की अधिक स्वतंत्रता हो, यही एक सच्चे अर्थ में स्वराज की प्राप्ति होगी। यहाँ पे एंथनी जे पारेल के अनुसार क्या है, स्वराज का अर्थ दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं के ऊपर शासन करना होता है। तो यहाँ पे कहते हैं एंथनी, क्या कहते हैं यहाँ पे, स्वराज का अर्थ क्या है, दूसरों पर नहीं बल्कि अपने ऊपर खुद यानी कि स्वयं के ऊपर शासन करना, जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपने ऊपर, अपने माइंड पे। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जब हम जो करना चाहते हैं हमारी इंद्रिया, जो हमारी बॉडी है, हमारा जो मन मस्तिष्क हमसे कुछ और करवा रहा होता है। इसलिए एंथनी यहाँ पे क्या कहता है भाई कि अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया तो समझो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यदि एक दूसरे के प्रति अविश्वास ना हो तो स्वराज हमारी हथेली में है। यानी कि हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करना, हमें सबसे पहले अपने ऊपर काबू पाना है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है, यही सच्चे अर्थ में स्वराज होगी। कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी यही कहा है जो एंथनी यहाँ पे कह रहा है। गांधी जी का मानना है कि स्वराज को अगर हम स्वयं नियंत्रण के रूप में देखें तो इसका अर्थ
आंतरिक स्वतंत्रता है। अगर एक इंसान अपने इंटरनल इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, सेल्फ रूल, दैट मीन्स उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और इसमें वो डिफरेंस कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, तो समझ लो स्वराज की प्राप्ति है। जो मैंने आपको इकोनॉमिक डायमेंशन बताया यानी कि आर्थिक आयाम बताया, इसके अंदर गांधी जी एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि जिस किसी वस्तुओं का प्रयोग हम खुद करते हैं, निजी जीवन में करते हैं, उन वस्तुओं को हमें खुद बनाना चाहिए। अगर हम उनको खुद बनाएंगे, जैसे मान लो खेती खुद करेंगे, पशुपालन खुद करेंगे, या हम खुद चरखा चलाएंगे, तो हमें उसके पीछे की जो मेहनत है हमें वो समझ में आएगी। आखिर एक मजदूर की असल जिंदगी कैसे होती है, वो कितना उनको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए गांधी जी का कहना था, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम को समझेगा, मेहनत को समझेगा, तो वह ना तो किसी को ब्राह्मण समझेगा और ना ही किसी को शूद्र समझेगा, वो सभी को इक्वल समझेगा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो वो बहुत मेहनत करता है, या शूद्र है तो वो मेहनत नहीं करता, या शूद्र की किस्मत फूटी या शूद्र में पैदा हो गया, वो ऐसा नहीं है। गांधी जी कहते थे कि काम की मेहनत के अकॉर्डिंग लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, और समाज में सभी लोग मेहनत करते हैं, इसलिए सभी लोग आपस में इक्वल हैं और सभी को एक समान रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और इसलिए गांधी जी ने अपनी पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर भी एक अपनी फिलोसफी दी है, जिसमें गांधी जी ने यह कहा, आदर्श रूप में कोई भी सरकार व्यवहारिक आधार पर न्यूनतम सीमित संवैधानिक समझौता नहीं करती है। दैट मीन्स जो गांधी जी का आदर्श राज्य होगा उसमें कोई भी सरकार नहीं होगी, अपना शासन लोग खुद ही चलाएंगे, वो खुद सेल्फ रूल करना सीख गए होंगे जब तक, ये कहते हैं गांधी जी। ठीक है, इसी को राम राज्य उन्होंने कहा है भाई। तो ये जो मैंने आपको सामाजिक आयाम में जो पॉइंट बताया है, मैंने आपको जो पिक्चर में कि किस तरीके से गांधी जी चाहते थे नीचे से ऊपर तक की स्टार्टिंग हो, तो आपको ये डायग्राम एग्जाम में बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक व्यक्ति की यहाँ पे लिखना है, व्यक्ति यानी एक पर्सन लिखकर यूं बनाते चले जाना, विलेज तक, ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर इधर से आना, फिर स्टेट, फिर सेंटर लेवल। अगर ऐसा आप कुछ गोल सा सर्कल बना देते हो, कि गांधी जी पिरामिड लेवल की बात नहीं करते, जैसे पिरामिड में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर की बात की जाती है, फिर बीच की, फिर नीचे की बात की जाती है। गांधी जी सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में क्या होता है, जो पहले व्यक्ति है, फिर यहाँ पे जाके फिर विलेज है, फिर ब्लॉक है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि फिर स्टेट है, फिर सेंटर है, ऐसे गांधी जी बात करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम गांधी जी की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो गांधी जी ने जो मॉडर्निटी है, जो पश्चिमी जो सभ्यता है, उसकी गांधी जी ने आलोचना भी करी है कि पूरी तरीके से अगर हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया तो हमारी जो कल्चर है वो समाप्त हो जाएगी। बट हुआ क्या, आज जस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट। आज हमने ट्रेडिशनल को छोड़ के जो हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है, आज हमने कहीं ना कहीं मॉडर्निटी को अपने अंदर पूरा उतार लिया है। कहीं ना कहीं आज हम वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। इसलिए गांधी जी के द्वारा जो मॉडर्निटी का विचार दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमें मॉडर्निटी नहीं अपनाना चाहिए, और जस्ट कहीं ना कहीं इस आधार पर गांधी जी की आलोचना की जाती है। जैसे गांधी जी ने चरखा की बात करी कि लोगों को यही चलाना चाहिए, बट आने वाले टाइम में मशीनों का आविष्कार हो गया, अब टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए, बट गांधी जी इसके अपोज में थे। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो स्टार्टिंग में गांधी जी ने मॉडर्निटी का काफी आलोचना किया कि भाई नहीं, हमें आधुनिक नहीं बनना है। काफी निगेटिव रूप में गांधी जी ने अपने विचार दिए मॉडर्निटी के ऊपर, बट आगे चल के गांधी जी ने अपने इन कमियों को दूर कर लिया, और अपने बाद के वर्षों में गांधी जी ने आधुनिकता की अपनी आलोचना को नरम कर दिया। यानी कि जो आलोचना किया करते थे गांधी जी मॉडर्न यानी कि वेस्टर्न कंट्री की जो कल्चर है उनकी, अब उन्होंने इसको कम कर दिया आलोचना करना। अब इनको समझ में आ गया था कि भाई अब थोड़ा मॉडर्न हो गया। जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो काफ़ी नीड है, और भी अलग अलग जो कल्चर है अब लोगों ने अपनाना स्टार्ट कर दिया। एंड आलोचना का जो थर्ड पॉइंट है, इसमें कई आलोचकों के द्वारा ये कहना है कि ये अहिंसा और आत्मपीड़ा, हिंसक उत्पीड़न के खिलाफ अव्यावहारिक तरीके हैं। देखो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया कि राजनीति और नैतिकता को एकीकृत करने की परियोजना इस सांस्कृतिक चिंताओं के लिए अनुपयुक्त है। यानी गांधी जी के द्वारा जो ये कहा गया कि हमें राजनीति में नैतिकता अपनाना चाहिए, तिलक जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान नैतिकता के रास्ते पे, जैसे सत्याग्रह की बात करते हैं गांधी जी, अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम भाव की बात करते हैं, एकता भाईचारे की बात करते हैं, बट पॉलिटिक्स में तो ऐसा है ही नहीं। तो गांधी जी के द्वारा जो ये इमेजिनेशन किया गया, एक आइडियल स्टेट बनाया गया, एक फिलोसफी दी गई गांधी जी के द्वारा, इसके अंदर ये जो बात की गई है जो कि प्रैक्टिकली नहीं दिखती है, इस आधार पर गांधी जी की भी आलोचना की जाती है। आई होप आपको आलोचना के पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी के जो विचार है वो आज भी प्रासंगिक है। जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर मोरलिटी की बात करी है, अहिंसा की बात करी है, जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में काफ़ी खून खराबा हो जाता है सिर्फ अपने स्टेटस सिंबल्स को बढ़ाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये बात सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के सभी देशों के लिए जरूरी है, जिससे कि हम पीसनेस यानी कि शांति दुनिया में बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? गांधी द्वारा प्रतिपादित इसकी मूल अभिधारणाओं की विवेचना कीजिए। पहले आपको ये बताना है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम फीचर्स कहते हैं। तो सत्याग्रह का जो मेन फीचर्स है, डेट मीन्स हिंदी में कहे तो
विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। देखो, सत्याग्रह मतलब सच्चाई, यानी कि सत्य। जब कोई एक इंसान सच्चाई के राह पे चलता है, अहिंसा की बात बिल्कुल भी नहीं करता, प्रेम की बात करता है, तो इसको हम कहते हैं सत्य के राह पे वो इंसान चल रहा है। क्योंकि सच्चाई विचलित जरूर हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। एक दिन सच्चाई की ही जीत होती है, और गांधी जी ने यह प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, जब वो अफर की पॉलिसी, दैट मीन्स काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव हो रहा था, उसको लेकर उन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन है वो साउथ अफ्रीका में ही किया। और उसके बाद इन्होंने सत्याग्रह का ही प्रयोग करते हुए अंग्रेजों की पूरी नींव हिला दी दोस्त। अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में अहमदाबाद का, खेड़ा का एंड चंपारण का आंदोलन किया, सत्याग्रह का आंदोलन, और तीनों में ही अंग्रेजों के को पराजित हुई। और तीनों ही सत्याग्रह के आंदोलन के बाद अंग्रेजों की हार और गांधी जी की इसमें जीत हुई। पूरे भारतीय के मन में यह विश्वास हो गया कि सत्य के राह पे चलने वाले को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता, हाँ, यानी कि डराया जरूर जा सकता है। और इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह का, सच्चाई के राह पर चलते हुए अंग्रेजों की पूरी नींव हिला दी, सच्चाई के राह पर चलते हुए भारत को आज़ादी दिलवाई। और उसी तरीके से जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उस टाइम की, यानी कुछ सामाजिक इविल, सामाजिक जो बुराइयां हैं, कुछ प्रथाएं थी, ट्रेडिशन जो चली आ रही थी, उनको भी समाप्त करने में गांधी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो गांधी जी ने इसका जो सबसे पहला प्रयोग है साउथ अफ्रीका में किया। फिर उसके बाद इंडिया में, जब गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए थे साउथ अफ्रीका से, तो अंग्रेजों को पूरी नींव हिलाने में और भारत की सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में किया। और इन्हीं सत्याग्रह के राह पे चलते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन भी किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया, भारत छोड़ो आंदोलन भी किया। और इस तरीके से देखा जाए, असहयोग आंदोलन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने हिंसा बर्दाश्त नहीं किया और असहयोग आंदोलन, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको रोक दिया गया। तो गांधी जी का जो सपना था अहिंसा के राह पे चलना, हमेशा गांधी जी ने इसको ही प्रमोट किया है। तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अहिंसा और सत्याग्रह, इन दोनों को एक हथियार के रूप में जो गांधी जी ने यूज किया, इसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर को एक दिशा दिखाई कि किस तरीके से एक इंसान बिना किसी गोले बारूद, बंदूक, तोपों के बिना भी किसी की नींव तक हिला सकता है। और गांधी जी ने सिर्फ ये दो प्रिंसिपल, अगर अहिंसा और सत्याग्रह की बात करें, तो गांधी जी के द्वारा इन्हीं हथियारों को यूज किया गया ताकि हम आज़ादी को प्राप्त कर सके। जो सत्याग्रह का गांधी जी का कॉन्सेप्ट है वो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आधारित है। सत्य यानी सच्चाई के राह पे चलना, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, खून खराबा ना करना, शांति की बात करना, बलिदान, बलिदान का मतलब होता है प्रेम करना, क्योंकि प्रेम के अंदर बलिदान और तपस्या किया जाता है, तभी तो भाई हम किसी प्रेम को सही से पा सकते हैं। काफ़ी तपस्या इसमें करनी पड़ती है। इसलिए गांधी जी कहते थे हमें अपने देश के अंदर सत्य, अहिंसा और बलिदान के राह पे चलकर, यानी प्रेम के राह पे चलकर आज़ादी दिलवानी है और समाज की बुराई को भी खत्म करनी है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। जो ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया गया गांधी जी के द्वारा, इसके मेन फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर क्या है? सत्य, दैट मीन्स सच्चाई। सच्चाई का मतलब क्या होता है? गांधी जी ने हमेशा कहा कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य, अहिंसा और प्रेम की बात करनी चाहिए। सत्याग्रही यानी कि जो सच्चाई के राह पे चल रहा है, उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह सच्चाई के लिए लड़ रहा है और इस सत्य की राह में हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति की सामाजिक क्रियाएं, जो उसकी सोशल एक्टिविटी है, वह टोटली सच्चाई पे आधारित होनी चाहिए, तभी एक इंसान अपने सही राह पे चल पाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस की गांधी जी ने बात की है। इसमें गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि सत्याग्रह विरोधी के प्रति घृणा या हिंसा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सत्याग्रह यानी सच्चाई के राह पे चलकर आप सच्चाई पे चल रहे हो और हिंसा कर रहे हो, लोगों से घृणा कर रहे हो, तो आप कहीं भी सच्चाई के राह पे नहीं चल रहे। क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही है जो विरोध आपसे कर रहा है उसके हृदय को परिवर्तन कर देना, कि आपसे वो प्रेम करने लग जाए, ना कि उसका दमन करना। सत्य और अहिंसा ये एक ही दूसरे के बिल्कुल अंग है, जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हो कि अहिंसा जो है वो साधन है, सत्य जो है वो साध्य है। यानी कि साध्य, सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधन अपनाना पड़ेगा, कौन सा? अहिंसा का, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं सत्य को। अगर हमने हिंसा अपना लिया तो सत्य की जगह हम असत्य के राह पे यानी कि गलत राह पे चल पड़ेंगे। इसलिए गांधी जी कहते थे कि अहिंसा एक साधन है, सत्य को प्राप्त करने का साधन। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? बलिदान, सैक्रिफाइस। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम सत्याग्रह का आधार होता है, क्योंकि प्रेम के बिना हम सत्य के राह पे नहीं चल सकते। प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए।
प्रेम की सफलता बलिदान और तपस्या पे निर्भर करती है। जो इंसान आज के इस प्यार मोहब्बत की दुनिया में कोई बलिदान और तपस्या कर सकता है, बलिदान दे सकता है, तपस्या कर सकता है, समझ लो वो अपने प्रेम में सफल हो जाएगा। बलिदान तथा तपस्या का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है, अक्सर आपने सुना होगा जो सच्चाई के राह पे चलता है उसी को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। उसके साथ भगवान बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहे होते हैं, लेकिन उसका फल उसको एक दिन जरूर मिलता है। तो गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि प्रेम का मतलब यहाँ पे कष्ट और यातनाएं सहन करना है। अगर आपको आत्म पीड़ा भी हो रही है तो आपको उसमें संतुष्ट रहना है, आपको उन दुखों को झेलना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी तपस्या करने वाला व्यक्ति दुख मृत्यु से डरता नहीं है, उसको मौत भी आ जाए भी तो डरेगा नहीं, वह निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए गांधी जी ने इस संबंध में कहा है सत्याग्रह को व्यक्तिगत रूप से कष्ट सहन करना है। यानी कि जो भी ये सत्याग्रह के राह पे चल रहा है, इंडिविजुअली उसको जो भी पीड़ा होगी, जो उसकी दर्द होगी, जो भी उसको पीड़ा या दर्द होगा वो उसको झेलना पड़ेगा। तो ये गांधी जी ने कहा है अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं गांधी जी के द्वारा जो इसके मूल अभिधारणाओं के बारे में अपने पॉइंट्स दिए गए। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है सिविल डिसओबीडियंस, दैट मीन्स सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? विनम्रता पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना। अवहेलना मतलब आज्ञा को ना मानना, लेकिन विनम्रता पूर्वक, यानी कि बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल सही तरीके से हम आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमें कोई क्रांति नहीं करनी है, बिना किसी खून खराबे के शांतिपूर्वक हम नियमों को नहीं मानेंगे जो जनता के अगेंस्ट में है। ये प्रिंसिपल गांधी जी के द्वारा इसलिए दिया गया लोगों को, ताकि लोग अंग्रेजों की बात या अंग्रेजों के कानून को फॉलो ना करें, लेकिन शांतिपूर्वक। ऐसा ना हो कि चोरी चोरा जैसा कोई हत्याकांड कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और सच्चाई के राह पे चलने की बात की है, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा की बात करी, यानी कि विनम्रता पूर्वक इज्जत के साथ कानूनों का पालन ना करना। गांधी जी ने इसे सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप कहा है, जहाँ पे कोई खून खराबा नहीं होगा बल्कि शांतिपूर्वक से होगा। ये सविनय अवज्ञा यानी जो सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिस्पेक्टफुली किया जाएगा, पेशेंस के साथ होगा ये, और ये उन सिद्धांतों पे से आधारित होगा जिसमें एक इंसान को उच्चतम सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन वो कभी भी घृणा या किसी से दुश्मनी की भावना के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। वो प्रेम और अहिंसा के राह पे चलकर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या? असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि हमारा जो मेन हथियार है वो सत्याग्रह है, यानी कि सच्चाई है। सच्चाई पे आप अडिग रहोगे, डटे रहोगे, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। इसलिए गांधी जी के द्वारा 1920 में जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, गांधी जी ने यही कहा कि अंग्रेजों को अगर हमने हेल्प करना छोड़ दिया, अंग्रेजों की वस्तुओं को हमने यूज करना छोड़ दिया, हमने अंग्रेजों की बातें मानने से छोड़ दी, तो जो हम पे अत्याचार किया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए बस इतना कर दो कि अंग्रेजों की बातों का मत सुनो, ना ही उनका सहयोग करो। बुराई को दूर करने का यही एक अहिंसात्मक हथियार होगा कि हम अंग्रेजों की बातों को ना सुने और ना ही उनकी हम हेल्प करें, और ना ही उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को हम कमोडिटीज यानी जो गुड्स है उनका यूज करें। हम उनका पूरे तरीके से बहिष्कार करते हैं, और इस तरीके से इसको कहा गया असहयोग। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? हिजरत। हिजरत का मतलब क्या होता है? हिजरत का मतलब होता है, मान लो आप किसी एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ का कानून आप पे बहुत अत्याचार कर रहा है और ये लोग बहुत तंग आ गए हैं, तो गांधी जी ने ऐसे लोगों को सजेशन दिया, अगर आप कानून को नहीं बदल पा रहे हो और आप पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो क्यों ना आप ही इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पे जाके बस जाओ जहाँ पे आप ज़िंदगी सही से जी सकते हो। और इसको कहा गांधी जी ने हिजरत। क्या कहा? हिजरत। ये देखिए गांधी जी ने क्या कहा यहाँ पे, सत्याग्रह की एक और प्रणाली हिजरत या स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से अपने देश या अपना जो निवास स्थान है उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। ऐसे व्यक्ति जो अन्याय से पीड़ित हैं, सम्मान पूर्वक अपनी जगह के छोड़कर किसी और जगह पे चले गए। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है। इसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि 1928 में जब करबंदी को लेकर, यानी कि जो टैक्स है उसको बंद करवाने को लेकर आंदोलन किया गया था बारडोली के अंदर, किसानों के द्वारा बहुत भयंकर आंदोलन हुआ था, क्योंकि किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा था। और इस अत्याचार के अगेंस्ट में जब किसानों ने गांधी जी की लीडरशिप में जब यह आंदोलन किया बारडोली के अंदर 1928 में, गांधी जी ने यह कहा कि आप सभी को हिजरत करना चाहिए। हिजरत का मतलब कि आप सभी लोग बारडोली को छोड़कर कहाँ पे चले जाओ? बड़ौदा में चले जाओ। यानी कि उन्होंने एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने का सजेशन दे दिया। तो इसको कहा गया हिजरत। अगर बात नहीं बन रही है तो ऐसा करना चाहिए, वरना बेफालतू की खून खराब होगा जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट क्या है? सामाजिक बहिष्कार यानी कि सोशल बॉयकॉट। डेट मीन्स गांधी जी के अनुसार सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा
बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत कॉम्प्रहेंसिव, काफ़ी व्यापक है ये, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार सरकार या उन लोगों के विरुद्ध किया जाता है जो जनमत यानी जो जनता की बात नहीं सुनते हैं। सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक बहिष्कार का मतलब यानी कि बॉयकॉट का मतलब ये होता है कि उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना जिसके कारण ग्रामीण यानी कि एक गांव की जो इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाए गए हैं, उनको नष्ट होने का खतरा हो। तो इस कंडीशन में सामाजिक बहिष्कार करना उचित है। लेकिन गांधी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि जो ये बहिष्कार है वो अहिंसक ढंग से होना चाहिए, जिसमें कोई भी खून खराबा ना हो। इसके बाद पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, हड़ताल यानी कि स्ट्राइक। हड़ताल का मतलब क्या है, गांधी जी के द्वारा कहना था कि अन्याय का प्रतिकार, प्रतिकार मतलब विरोध करने के लिए सारे व्यापार और कारोबार, दुकानदार, जितने भी ऑफिस है, कार्यालय है, दफ्तर है, उन सबको बंद कर देना। सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, इसलिए हम काम नहीं करेंगे, हम अपने दफ्तर, दुकान सब कुछ बंद कर दें। इसके बाद होगा ये कि सरकार जनता की बात मानने पे मजबूर हो जाएगी, इसलिए गांधी जी के द्वारा ये कहा गया। लेकिन गांधी जी ने ये भी कहा कि आज की तरह हड़ताल नहीं कि आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है, ट्रेन जला दी जा रही है, बसें जला दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक हिंसात्मक तरीका हो गया। इसलिए यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि समस्याओं का समाधान सरकार के साथ मिलकर ही करेंगे, इसलिए ये शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से होना चाहिए। गांधी जी ने हड़ताल का एक नया रूप बताया जहाँ पे कोई हिंसा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, धरना। देखो, धरना वह तरीका है जिसके द्वारा समाज विरोधी कार्यों के प्रति व्यापक जनमत तैयार करना है। यानी कि मान लो समाज के अंदर कोई ऐसी कानून बनी हुई है, कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जिसके विरोध में सभी लोगों को इकट्ठा करना है, ताकि सभी लोग मिलकर इसका विरोध अपोज कर सके। इसके माध्यम से जो भी ये सोशल एक्टिविटी हो रही है जो कि जनता को पसंद नहीं है, जो भी ऐसा कोई कानून बना है जो पब्लिक को पसंद नहीं है, उसको ख़त्म किया जा सके। यानी कि इसमें एक नहीं सभी लोग शामिल होते हैं, इसलिए इसको धरना कहा जाता है। बट गांधी जी ने यहाँ पे कहा कि शराबबंदी को लेकर, विदेशी वस्तुओं के बॉयकॉट दैट मीन्स बहिष्कार को लेकर या इनके उपयोग को लेकर जब भी सत्याग्रह हुए हैं, इनका मेन जो साधन है वो क्या बना है, धरना ही बना है। लोगों के द्वारा धरना देकर ही इनको अपने बस में किया गया, अंग्रेजों को घुटने टेकने से मजबूर किया गया, तभी जाके भारत 1947 में आज़ाद हो पाया, जिसमें भारत के सभी फ्रीडम फाइटर्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। उपवास, उपवास का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फास्टिंग, दैट मीन्स फास्ट। गांधी जी ने ये कहा कि सत्याग्रह का जो अंतिम साधन है, अगर ऊपर के जितने भी साधन है, धरना करके, हड़ताल करके एंड बहिष्कार करके, हिजरत करके, असहयोग करके एंड सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस करके, अगर इन सभी के द्वारा हम सत्याग्रह पे चलते हैं और हमारी जो मकसद है हम उसमें पूरा हो जाते हैं, दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऊपर के सभी साधनों से ये पूरा नहीं हो पाता तो गांधी जी कहते हैं एंड में सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है उपवास। जैसे कि आज भी देखते हैं हम कि उपवास पे बैठ गए हैं, ये नेता अपनी सरकार से बात मनवाने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं, खा पी नहीं रहे हैं, बिल्कुल उपवास पे बैठ गए हैं। तो गांधी जी ने बताया उपवास का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, यह सत्याग्रह का अंतिम साधन है। जब ऊपर के सारे उपाय बेकार सिद्ध हो जाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो गांधी जी यहाँ पे कहते थे उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खाना नहीं खाना, अन्न ग्रहण नहीं करना, बल्कि ये भी होता है कि जो भी आपके मन में दूषित, बुरे बुरे, गंदे जो आपके मन में विचार हैं, उन विचारों से मुक्ति पा लेना, यानी कि आपके मन में कोई गलत विचार भी ना हो। तो उपवास का प्रयोग आत्मशुद्धि करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, सार्वजनिक हित और अन्याय के प्रति पापियों के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाता है। यानी जो पापी है, यानी जो जिनको लगता है कि आत्मशुद्धि हमें करना है, अपने आप को पराजित करना है, आपने बहुत पछतावा हो रहा है आपको अपनी जिंदगी में, तो आप उपवास करके ऐसा कर सकते हो। तो इस प्रकार गांधी जी के द्वारा दिए गया सत्याग्रह का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। आज जो गांधी जी के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो शांति की बात है पॉलिटिक्स में वो होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो अहिंसा के ऊपर आज भी हम कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी कहा गया है कि हमें अहिंसा की बात करनी चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए, कभी हमें वेपन्स यानी हथियारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे एक देश से दूसरे देशों को खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको खत्म करने की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, इसलिए गांधी जी ने कहा हमेशा हमें सत्याग्रह के रास्ते पर चलना चाहिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के कुछ पॉइंट बताए जो कि आज भी प्रासंगिक है। इसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम उतनी ही थी जितनी आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गांधीवादी चिंतन में राष्ट्रवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको ये बताना है कि गांधी जी के द्वारा जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया है ये क्या है और इसकी आपको आलोचना करनी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सशक्त भावना है, राष्ट्रवाद जस्ट एक फीलिंग है। हम इसको वर्ड्स में तो नहीं समझ सकते, जस्ट आप इसको फील कर सकते हो। एक देश के अंदर मान लो हम रहते हैं और उस देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, अब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए
जिसमें कोई भारी प्रॉब्लम है भाई, और हम सब भूल जाए सारी अपने अंदर के लोगों को, मान लो कोई कोई दर्द है, दुख है, या कोई झगड़ा है, कोई एक दूसरे से कोई गिला शिकवा है, ये सब भूल जाए हम, किसी से नाराज भी हम सब ये भूल जाए, और सभी आपस में एक हो जाए उसके अगेंस्ट में जिसने हम पे अत्याचार किया हुआ है। जैसे मान लो अंग्रेजों की बात करते हैं हम, तो अंग्रेज भारत में तो ऐसे 1600 में ही आ गए थे, लेकिन 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध 1764 के अंदर, और इन दोनों वॉर के बाद भारत के भाग्य विधाता अंग्रेज बन बैठे। तो उस टाइम अंग्रेज हम सभी के लिए दुश्मन थे भाई, कोई विदेशी आके हम पे अत्याचार कर रहा है। अब अंदर चाहे सभी लोगों में आपस में कितना मनमुटाव क्यों ना हो, हम सभी लोग आपस में एक होकर इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। वो बात की बात है जब हिंदू मुस्लिम होने स्टार्ट हो गया है ना, फूट डालो राज करो की नीति आगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आ गई, वो बाद में हुई था, बट पहले ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते थे। तो ये जो फीलिंग होती है एक राष्ट्र के प्रति सभी लोगों की निष्ठा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। आप खुद देखो, यहाँ पे एक विदेशी शक्ति आती है जो हम पे अत्याचार करती है और हमें गुलाम अपना बनाने की कोशिश करती है, और उसी टाइम ये सभी लोग आपस में विरोध कर रहे होते हैं। अब इनके अपने चाहे कुछ भी इन मुद्दे रहो, लेकिन उस टाइम पे सारे के सारे एक हो गए इसके अगेंस्ट में। अब मान लो कि आप 4 भाई बहन हो, 3 भाई हो और 1 बहन हो, मान लो आप, ठीक है, और चारों भाई बहन आपस में इतने लड़ते हो, किसी को बाल नोच लेना, किसी का तकिया फेंक के मारना, बहुत लड़ना, बहुत भयंकर लड़ाई करते हो आप, उससे घर वाले आपसे परेशान है कि चारों भाई बहन कितना लड़ते हैं, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है, अकल नाम की चीज़ नहीं है, लोग क्या कहेंगे, और चारों लड़ रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको ये बात कह के सुना रहे हैं। अब मान लो आप चारों भाई बहनों से किसी एक भाई को कोई बाहर वाला है जो चाटा लगा दे, तो क्या इस कंडीशन में आप फिर से चारों लड़ोगे? अब आप चारों के बीच में चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, आप चारों ये भूल जाओगे और आप चारों मिलकर एक हो जाओगे इसको मारने के लिए जिसने आपके किसी एक भाई को मारा है। यही है यहाँ पे राष्ट्रवाद की फीलिंग। तो जिस तरीके से एक इंसान के अंदर ये राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, तो एक इंसान से मिलकर ही तो भाई पूरा एक देश बना हुआ है। इसलिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्रेम करना, निष्ठा दिखाना और समर्पण दिखाना। क्लियर है? यहाँ पे नागरिकों को एकता बनाए रखने के लिए ही राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट यानी कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है। गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स फीचर्स क्या हैं, चलिए अब ये देखते हैं। देखो, भारत के अंदर चंपारण सत्याग्रह से लेकर खेड़ा सत्याग्रह, बाइकोम सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ आंदोलन, तब से लेकर अब तक हमेशा से राष्ट्रवाद भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा रहा है, क्योंकि इसी राष्ट्रवाद ने भारत के अंदर सभी धर्म को, सभी मजहब के लोगों में आपस में एकता बनाया और सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया। इस राष्ट्रवाद के अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है जो एक इंसान के इंटरनल अंदर से ही, सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को नहीं, वो हर उस कंडीशन में निकल कर आती है जब देश पे खतरा आता है। तो यही खतरा अंग्रेजों से भारतीयों के बीच में था, इसलिए सभी भारतीय लोग आपस में एक हुए। और गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या है? राष्ट्रवाद के बाद सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर रहने वाले सभी इंसान, अब चाहे अमीर हो, गरीब हो, हरिजन हो, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, मेल फीमेल, सभी लोगों का एक साथ एक समान विकास करना, जिससे कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको कहा गया सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। तो जनता को जगाने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्रवाद एक सफल यानी कि एक अच्छा सिद्धांत बन पाएगा। तो गांधी जी का यहाँ पे कहना था कि उपवास करके यानी कि अनशन करके या धरना, असहयोग, हड़ताल, बहिष्कार, अनशन आदि, यानी कि ये सभी के सभी राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म के ही एक पार्ट हैं। राष्ट्रीय शिक्षा हो गई, स्वराज्य हो गई, सांप्रदायिकता, एकता, स्वतंत्रता, ये सब राष्ट्रवाद के ही एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, यानी कि इन सभी से ही राष्ट्रवाद बना हुआ है। यानी कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है उसका एक मेन जो पार्ट रहा है वो रहा है क्या? वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, आर्थिक पुनर्निर्माण की बात। अब गांधी जी के द्वारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है इसको डिस्क्राइब किया गया है। चलिए एक बार देखते हैं हम पहले इकोनॉमिक कंडीशन में ये क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देखो, आर्थिक पुनर्निर्माण की बात करता है ये। सर्वोदय के कंसेप्ट के अंदर गांधी जी ये कहते हैं कि मशीनीकरण यानी कि मशीनों का जो बढ़ता यूज है इसने लोगों को बेरोजगार बना दिया, हमें ये कम करना होगा। उद्योगीकरण, हमें बड़े बड़े इंडस्ट्री की जगह छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने होंगे। पश्चिमी सभ्यता की जो कल्चर है हमें पूरी तरीके से वो नहीं अपनाना चाहिए, इसलिए ये तीनों बात की गई सर्वोदय के अंदर, जिससे कि सभी लोगों का विकास किया जा सके। गांधी जी कहते थे कि जो स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब अपने ही देश के चीजों को यूज करना। गांधी जी ने कहा कि अगर हम स्वदेशी के राह पे चलते हैं तो जाहिर सी बात है भारत की जो आर्थिक शक्ति है, भारत की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे अपने देश का पैसा अपने देश में ही रह जाएगा और हमारी आर्थिक मजबूती होगी। श्रम और उत्पादन को लेकर गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो
श्रम शक्ति का पक्षधर था, यानी कि हमें एक इंडिविजुअल यानी कि एक जो लेबर है हमें उसके कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके पूरी ईमानदारी से समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, तभी जाके उस इंसान को कुछ अधिकार मिलेगा। अगर वो ड्यूटीज अपनी पूरी करेगा यानी कि सोसाइटी में जब अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा तभी उसको राइट्स मिलेगा उसके बदले में। गांधी जी ऐसा कहते हैं। तो गांधी जी के मुताबिक हर व्यक्ति के पास रोजगार प्राप्त करने का मूल अधिकार है, सभी को काम करने का पूरा अधिकार है और मूल अधिकार है ये। आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणामों को गांधी का राष्ट्र, लेकिन आज के हम इन सभ्यताओं को देखते हैं तो 1909 में ही भांप लिया गया था कि गांधी जी के जो विचार हैं वो आधुनिकता में तो लागू नहीं हो सकते भाई। इसलिए गांधी जी की जो विचार है उनकी पुस्तक हिंद स्वराज के अंदर मिलती है हमें, जिसमें गांधी जी ने इंसानों की आवश्यकताओं को सीमित रखने की वकालत की है कि इंसान अपनी नीड्स को लिमिटेड कर दे, इससे उसकी इच्छाएं खत्म होगी और उसके दुख खत्म होंगे। गांधी जी चाहते थे कि गांव उत्पादन और उपभोग की प्रमुख इकाई के रूप में उभरे, यानी कि गांव में ही सेल्फ रूल हो, लोग प्रोडक्शन करें और मेन जो कंज्यूमर है वो गांव में ही पैदा हो। देखो, राजनीतिक चिंतन यानी कि पॉलिटिकल थॉट की जो झलक है वो गांधी जी के राष्ट्रवाद के सिद्धांत में मिलता है हमें। जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गांधी जी ने इसमें मिलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो एक इंडिविजुअल इंसान होता है, इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसको एक सेंटर में रखा जाता है और उसके कल्याण की बात की जाती है। तो गांधी जी मानते थे कि राष्ट्रीयता और मानवता एक दूसरे के पूरक ही हैं। गांधी का यह विश्वास था कि त्याग के साथ बलिदान, अच्छे आचार विचार और दुनिया का कल्याण करने वाले आदर्शों पर राष्ट्रवाद निर्भर करता है। अगर ये सारी बातें नहीं हो रही हो तो राष्ट्रवाद कैसे हो पाएगा। इसलिए हिंसा के लिए गांधी के राष्ट्रवाद में कोई भी जगह नहीं रही है। यहाँ तक कि जो पश्चिम से यानी वेस्टर्न कंट्री के जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इससे भारत का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है इससे बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। ये गांधी जी का कहना था। अब हम बात करते हैं मेन कल्चरली रूप से क्या है मेन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो सांस्कृतिक स्वराज के पक्षधर गांधी के राष्ट्रवाद की खासियत ये है, सांस्कृतिक स्तर पे स्वराज का मतलब क्या है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारी एक भाषा होनी चाहिए जो कि जिसको हम नेशनल लैंग्वेज कह सके। तो हमें ये डिक्लेयर करना चाहिए पहली बात। राष्ट्रीय शिक्षा पर हमें बल देना चाहिए। सांप्रदायिक एकता यानी सभी धर्मों सभी मजहब में एकता बने रहे, हमें उसको और प्रमोट करना चाहिए। और हमें स्वदेशी यानी कि अपने ही देश की बनी गई वस्तुओं को हमें अपनाना चाहिए। यही वजह रही कि छुआछूत के खत्म यानी कि उन्मूलन, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन, खादी का प्रचार प्रसार, मद निषेध, शिक्षा के प्रसार प्रसार एवं महिला सशक्तिकरण जैसे यानी वुमेन एम्पावरमेंट जैसे ऐसे कई सारे कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा स्वराज आंदोलन के अंदर शामिल किया गया। इसलिए राजनीति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वराज की प्राप्ति भी राष्ट्रवाद का एक प्रमुख भाग है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि जनमानस को जागृत करने का उद्देश्य, गांधी मानते थे कि जनता की भागीदारी के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें जनता को जागृत करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रवाद के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि अगर पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है किसी कानून में या किसी आंदोलन में, समझ लो वहां पे नेशनलिज्म तो है ही नहीं। यानी जनता यानी कि पब्लिक अपने से पहले जब देश को रखने लग जाएगी, समझ लो नेशनलिज्म है उस कंट्री के अंदर। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जाग रही है, यानी कि अपने से पहले, अपनी लाइफ से पहले, अपनी जिंदगी से पहले देश होना चाहिए। इसलिए यही राष्ट्रीयता की भावना गांधी जी ने अपने अंदर भी भरी हुई थी। और गांधी जी चाहते भी थे कि यही भावना कि अपने से पहले हमारा देश है, ये सभी लोगों के अंदर भरना चाहिए। और कुछ हद तक ऐसा कर पाने में गांधी जी सफल भी हुए। इसलिए गांधी जी की पहचान पूरी दुनिया में एक अलग बन पाई। भारत के अंदर राष्ट्रपिता का सम्मान मिला और गांधी का राष्ट्रवाद मानता है कि राष्ट्र और जन के बीच दूरी को पाटे बिना कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हमें राष्ट्र यानी देश, जनता यानी कि जन, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होना चाहिए। और यही संबंध जो है जो किसी एक देश को मजबूत बनाता है। ये दोस्तों जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे मैं सिर्फ एक ही पीडीएफ ओपन कर पाता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। ऐसे मैं आपको अपने ही वर्ड्स में समझा रहा हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो गांधी जी के द्वारा जिस राष्ट्रवाद का रास्ता दिखाया गया देश को, उस रास्ते पर चलने को आज कितने लोग राजी हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर यह भी एक सच है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गांधी जी के जो राष्ट्रवाद का विचार है उसका कोई विकल्प नहीं है। यानी कि आज तक इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आया जो गांधी जी के द्वारा कहा गया है। और एक चीज और बताना है कि गांधी जी की बातों को इस आधार पर आलोचना भी की जाती है कि आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल में कोई नैतिकता का स्थान नहीं रहा है। और इस नैतिकता के ना होने की वजह से ही सोसाइटी के अंदर आज अशांति फैल जाती है, आतंकी अटैक कर दिया जाता है। अब एक देश को किसी दूसरे देश के अंदर मान लो अशांति पैदा करना है, ऐसे में तो यार वो नैतिकता के राह पे तो चलेगा नहीं। तो इसलिए गांधीवाद की या गांधीवाद की तो राष्ट्रवाद, इसकी आलोचना भी की जाती है ये सारी बातें कहकर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गांधी के सांप्रदायिक एकता के विचार का विश्लेषण कीजिए। यानी कि
गांधी जी के द्वारा जो आइडिया दिया गया है कम्युनल यूनिटी के ऊपर, आपको इसके ऊपर बताना है। देखो, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? जब कोई एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्म के मुकाबले में सुप्रीम कहने लग जाए कि भाई हम ही हैं जो भी हैं, हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, और दूसरे धर्म पे अटैक करे, नुकसान पहुंचाए, खून खराबा करे, हिंसा पे उतारू हो जाए, इस तरीके से, इसको कहा जाता है सांप्रदायिक दंगे, जो कि हमने गदर मूवी में देखा था और सीन हमें कुछ कुछ याद है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। हम पहले बात करते हैं सांप्रदायिक को लेकर विल्फ्रेड स्मिथ ने क्या कहा है। देखो, सांप्रदायिकता या जमातवाद एक ऐसी विचार प्रणाली है जिसमें अलग अलग धर्म मानने वाले समाज समूह के स्वरूप को उनके धर्म के आधार पर ही स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गुट के रूप में प्रस्तुत करने का जोरों से प्रयास किया जाता है। यानी कह सकते हो कि सोसाइटी के अंदर लोग आपस में जो अलग अलग आइडियोलॉजी या अलग अलग विचार के होते हैं वो अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं और वो अलगाववादी का समर्थन करने लग जाते हैं। यानी वो ये कहने लग जाते हैं कि धर्म के आधार पर भाई हमारे इस एरिया को अलग करो अपने इस स्टेट से, हमारे यहाँ पे मांगे पूरी नहीं की जा रही है या हमें यहाँ पे सही नहीं लग रहा। तो इस तरीके से ये अलगाववादी का समर्थन करने के लिए इन समूह के आपसी बेमत यानी कि जो इनका दुख दर्द है, जो इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इनका प्रस्ताव रखते हैं। यानी कह सकते हो जो सांप्रदायिकता की संकट है यह आज के टाइम पे देशों के सामने बहुत सोचनीय मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की। अगर सांप्रदायिकता की बात करें यहाँ पे अनेकता की बात आ जाएगी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में कहीं ना कहीं मनमुटाव रहा है हमारे इतिहास के अंदर। बीज बेशक अंग्रेजों ने डाली है, लेकिन उस बीज में पानी भारतीयों ने डाली है ताकि पेड़ बड़े हो जाए, और उसका परिणाम 1947 में पार्टीशन के टाइम हमें दिखा। उन्होंने इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन भी किया था गांधी जी ने, और गांधी जी ने आगे चल कर ये कहा कि वे एक ऐसे धर्म के अनुयायी हैं जो सभी धर्मों को सत्य मानता है। गांधी जी के द्वारा सिर्फ एक धर्म की बड़ाई नहीं की जाती मेरे दोस्त। गांधी जी कहते हैं कि सभी धर्म सच है, सभी धर्म सच्चाई की राह पे चलते हैं, सभी धर्म सत्य हैं। वे दावा कर सकते हैं कि वे एक ईसाई हैं, बौद्ध है, मुसलमान है या एक पारसी है, ये आपके पास ये राइट है, बट धर्म सब एक ही है। सभी का अल्टीमेट जो गोल है मानव मात्र की सेवा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि सांप्रदायिक एकता न केवल एक ऐतिहासिक जरूरत है बल्कि एक सामाजिक भी जरूरत है। एकता को प्राप्त करने का जरिया अहिंसा होगा और लक्ष्य होगा सर्वोदय अर्थात सबका कल्याण। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका कल्याण। इसलिए गांधी जी ने कहा कि सांप्रदायिक एकता की जरूरत हमें ऐतिहासिक रूप के अलावा सामाजिक भी है, क्योंकि समाज जब मिलकर रहेगा सिर्फ इस बात को सोचते हुए कि इतिहास के अंदर कितने उत्पीड़न हुए हैं, भेदभाव हुआ है, और इस बात को वो भुलाकर आपस में लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि यानी कि सम्मान दिया जाता है। भारत में सांप्रदायिक एकता बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो किसकी है? गांधी जी की रही है शुरुआत से ही। व्यक्तिगत रूप से भी गांधी जी सांप्रदायिक एकता की जरूरत को महसूस करते रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाने से पहले भारतीयों को ये सिखाना है कि कैसे एकता बना के रखना है, धर्म में भाईचारा बना के रखना है। गांधी जी ऐसा कहा करते थे, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले लोगों में एकता होनी चाहिए, तभी हम आज़ादी का आनंद ले पाएंगे। गांधी जी ने भारतीय सामाजिक जीवन में कई ऐसे पहलुओं की पहचान भी की और ये कहा कि इनके चलते देश में एकता नहीं हो पाएगी। ये एकता करना है हमें तो पहले अस्पृश्यता डेट मीन्स अनटचेबिलिटी खत्म करना होगा, जो कि एक सांप्रदायिक भेदभाव है, क्योंकि इसमें धर्म का मामला आता है। जैसे कि लोअर कास्ट वाले होते हैं या बिल्कुल जिनको निचला माना जाता है, एसटी जिनको हम दलित कहते हैं, या जो समाज के गलत काम करते हैं थोड़ा मतलब कि मैला वैला उठाने का, अब ब्राह्मण में वो टच नहीं हो सकते, ब्राह्मण अशुद्ध हो जाएंगे। तो सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी इसको खत्म करने की बात कही गई, क्योंकि अगर ये खत्म नहीं हुआ तो समाज के अंदर एकता कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये हमेशा दंगे करवाते रहेंगे। इसलिए गांधी जी का मानना था कि एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई तभी सुचारू रूप से चल पाएगी जब उस देश में एक मिनिमम या न्यूनतम स्तर पर शांति और भाईचारा बने रहे, तभी हम यूनिटी बना के चल सकते हैं। विश्व के अधिकतर देशों में एक समान भाषा है, एक समान धर्म वाले लोग रहते हैं, लेकिन विश्व के उन देशों से भारत बिल्कुल अलग है। यहाँ पर डाइवर्सिटी पाया जाता है, क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाओं, धर्मों और जातियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इतनी डाइवर्सिटी के अंदर जाहिर सी बात है कि मतभेद होंगे ही होंगे, क्योंकि सभी के मत एक जैसे नहीं होते, और जब मत एक जैसा नहीं होते तो वहाँ पे भेद होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए गांधी जी ने हमेशा कोशिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में आपस में सद्भाव यानी कि भाईचारा बने रहे। इसलिए 1920 में जब
आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो गांधी जी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चले, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों का एक ही मुद्दा है, अंग्रेजों को भगाना। अंग्रेजी उनके मेन दुश्मन थे, इसलिए गांधी जी ने इन दोनों को एक किया। तो गांधी जी के द्वारा यूनिटी की बात तो कही गई, अब उसके परिणाम आगे चल के, आउटकम जो आगे चल के उसके गलत हुए। यहाँ पे पीखू परीख क्या कहते हैं ये देखते हैं हम। देखिए, अन्य भारतीय नेताओं की तरह गांधी जी यह मानते थे कि भारत यूरोप के देशों से बिल्कुल अलग है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर का बंटवारा है यानी कि शक्तियों का बंटवारा है, और भारत का अत्यधिक विभाजित है यानी कि धर्म के मामलों में, लैंग्वेज के मामलों में, एंड कास्ट के मामलों में, और अपने रीजन के मामले में भारत बटा हुआ है। अपने ही देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट बने हुए हैं जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, इसलिए भारत को डाइवर्सिटी वाला कंट्री कहा जाता है। भारत एक बहुत पुराना कंट्री है, और भारत एक ऐसा देश भी है जहाँ पे अलग अलग भाषाएं, जातीय समूह, सांस्कृतिक गुटों, धर्मों और मतों को मानने वाले लोग बिना किसी दूरी के या बिना किसी अशांति के इकट्ठे होकर आपस में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि भारत धर्म, भाषा, नस्ल व जीवन शैली की दृष्टि से बटा हुआ है, इसलिए भारत के लोगों की एक समान ऐतिहासिक समझ नहीं है। यानी कि एसटी के साथ अत्याचार हुआ है तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है, ऐसा ही तो कहा जाता है। इसलिए सोसाइटी में जो कैटेगरीज है उनका जो इतिहास रहा है वो भी अलग अलग रहा है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद की भाषा लोगों को समझ भी आ सकती है और उनके अंदर एकता भी बना सकती है। तो इन सभी लोगों को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? राष्ट्रवाद ने किया। राष्ट्रवाद का मतलब देश से प्रेम करना। 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों यानी जब हिंदुओं में राष्ट्रवाद की भावना जागी रही थी, उस टाइम मुस्लिम लीग, देखो क्योंकि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बना था और 1916 के अंदर हिंदू महासभा बना था, तो मुस्लिम लीग और जो अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटीज में हुआ करते थे, उन सभी लोगों के द्वारा राष्ट्रवाद को एक अलग दृष्टि यानी कि घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उनको कुछ संदेह हो रहा था, भाई देश से प्रेम करना अचानक हो क्या गया। इसलिए गांधी जी ने यह कहा कि राष्ट्रवाद की भाषा के रूप में जो जिन्ना यूज कर रहा है वो सही से उसको समझ रहे हैं। इसलिए गांधी जी और अन्य नेताओं को भारत की डाइवर्सिटी बहुत पसंद थी, इस कारण के चलते भी इसलिए गांधी जी यूरोपीय राष्ट्रवाद यानी कि यूरोपियन कंट्री की राष्ट्रवाद की तरह भारत के अंदर राष्ट्रवाद ऐसा नहीं चाहते थे, जहाँ पे राजा हो, जहाँ पे एक ही धर्म के लोग ज्यादातर मानने वाले हैं, डाइवर्सिटी भी इतनी नहीं होती, पॉपुलेशन भी कम होती है। भारतीय कंडीशन इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए गांधी जी ने जिन्ना को ही एक अजगर सांप समझ लिया जो भारत पर डस सकता था, और ये चीज गांधी को आभास हो गया था। देखिए, इसलिए गांधी भारतीय सभ्यता की एक नई परिभाषा गढ़ना चाहते हैं और ये कहते हैं कि गांधी जी का राष्ट्रवाद भाषा, संस्कृति तथा धर्म आदि के विचार पर आधारित ना होकर इस बात पर आधारित है गांधी जी का राष्ट्रवाद, जिसमें विदेशी शासन भारतीय लोगों को मूल चरित्र एवं प्रकृति को नष्ट करके भारत के आर्थिक विकास को अवरुद्ध करेगा। यानी कि गांधी जी का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता की आवश्यकता है ताकि भारत अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित, जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी रही है, उसको फिर से पुनर्जीवित कर सके, उसको फिर से रिफॉर्मेशन कर सके। भारत की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना भारतीयों का नैतिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी जी भारतवासियों को लंबे समय के लिए अपने साथ बुला रहे थे ताकि परिश्रम करके हमें आज़ादी मिले और सभी लोगों को सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल सके। देखो, गांधी जी भारत को जिस तरीके का देश बनाना चाहते थे वो आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी, सही सुनता यानी कि टॉलरेंस, खुलापन यानी कि बिल्कुल लिबरल बनाना चाहते थे। यूरोप डेट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे एकत्रित यानी कि यूनिटी, हिंसा, आक्रमण जैसे बातें आम है, घृणा करना आम है। हमारा राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की बात नहीं करता, हम कभी पहले अटैक करने की बात नहीं करते। हमारा राष्ट्रवाद ये है। देखो, गांधी जी स्टार्टिंग से ही राष्ट्र शब्द को परिभाषित करने, डिफाइन करने से बचते रहे, क्योंकि राष्ट्र का मतलब क्या होता है? एक ही देश के अंदर एक ही लैंग्वेज को मानने वाले, एक ही रिलीजन को मानने वाले, उनका बर्थ प्लेस एक हो, उनका हिस्ट्री एक हो और उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो एक ही हो, क्योंकि उसी देश में वो रहते आ रहे हैं। बट आज ऐसा है क्या एक देश के अंदर एक ही तरह के धर्म के लोग रहते हैं? नहीं भाई। इसलिए गांधी जी इस वर्ड को यूज करते या डिफाइन करते हुए बचते हुए आए हैं। इसलिए गांधी जी का कहना था कि राष्ट्रवाद ये जो वर्ड है इसका मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, लगाव रखना, उसके ऊपर कोई आंच ना आने देना, उसकी एकता और अखंडता बनाए रखना, उसमें यूनिटी और डिग्निटी बना के रखना। उनकी स्वदेशी की परिभाषा में राष्ट्रीय गौरव, पूर्वजों के प्रति निष्ठा, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और बौद्धिक और नैतिक खुलेपन की भावना से संबंधित विचार समाहित होते हैं। यानी कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वह पूर्वजों के प्रति निष्ठा रखना, जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके प्रति सम्मान, उनको रिस्पेक्ट देना,
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखना, हमारी सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बौद्धिक यानी कि अपनी बुद्धि का विकास करना, और नैतिकता दैट मीन्स इसमें खुलापन लाना, जिससे कि हमारी बुद्धि का विकास हो, हमें एक मोरल राह पे यानी मोरलिटी पे चल सके। देखो ये बात सच है कि गांधी जी मुस्लिम विरोधी ना होकर एक हिंदूवादी जीवन शैली पर चलना चाहते थे। और यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष जो कि दोनों फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो विचार रहे हैं वो दोनों गांधी जी से इन दोनों के विचार गांधी जी से अलग रहे हैं। सावरकर जैसे हिंदू रूढ़िवादी चिंतकों से पूरी तरह से विपरीत विचार थे। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसी के चलते भारत की जो लिबर्टी यानी कि भारत के जो इंडिपेंडेंस के लिए जो आंदोलन चल रहे थे वो आंदोलन मुस्लिम लीग के आंदोलन की तरह एक धर्म आधारित आंदोलन नहीं बना। देखो भारत के अंदर गांधी जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो आंदोलन करी थी वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं, वो अंग्रेजों से आज़ादी के लिए की थी। लेकिन मुस्लिम लीग का जो कॉन्सेप्ट था वो भारत से मुस्लिमों को अलग करना, द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी के ऊपर आधारित था। इसलिए मुस्लिम लीग का कहना था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी हम सुरक्षा करेंगे, और इस तरीके से उनको एक गारंटी दी गई कि हम एक नया कंट्री यानी कि एक अलग देश बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में जो सांप्रदायिकता की भावना है यहीं से जिन्ना और मुस्लिम लीग की देन है। तो हम ये जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम 1946 और 47 में जो पार्टीशन का टाइम था किस तरीके से उस टाइम सांप्रदायिकता के दंगे हुए और उसके शिकार काफ़ी सारे लोग हुए, जो कि हमने गदर मूवी में देखा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप सिद्धांत औद्योगिक समस्या, मजदूर और पूंजी के संघर्ष के रूप में एक राजनीतिक हथियार है, ये कहा गया था। यानी कि आपको ये बताना है कि जो गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया है ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है, यानी कि ये सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत का मतलब क्या है, आपको ये सिंपल बताना है। देखो आपको मैं पहले ये समझा देता हूँ। ट्रस्टीशिप आपने नाम सुना है अपने सोसाइटी में या आसपास लोगों के द्वारा कि भाई किसने ट्रस्ट खोला है, किसने कोई सोसाइटी खोली है, या ये सोसाइटी इसलिए खोली जाती है ताकि समाज के भलाई या समाज के कल्याण के अंदर लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया सोसाइटी के अंदर 2 तरह के लोग हैं, एक रिच एक अमीर है और एक पुअर है। मान लो ये जो अमीर लोग हैं ये बहुत अमीर हैं, बहुत खूब पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो इनके पास पैसा है बस उनमें से अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको अपने पास प्रॉपर्टी या संपत्ति रखनी चाहिए, जितना इनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खाना पीना अच्छे से खा ले, अपनी ज़िंदगी जी ले, बस उतना ही इनको अपने पास रखना चाहिए। बाकी समाज कल्याण के रूप में गरीबों में बांट देना चाहिए। इसको कहा गया ट्रस्टीशिप सिद्धांत। मान लो कोई बहुत अमीर है, बहुत सारी उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसमें से वो उतना ही अपने पास रखे जितना उसके जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, बाकी वो गरीबों में बांट दे। इसको ही कहा गया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। चलिए अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उसी टाइम 1903 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया था। और इस सिद्धांत का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब क्या होता है, न्यायशीलता का सिद्धांत, यानी कि सोसाइटी में न्याय करना। और न्याय करने का मतलब क्या है, पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज होता है। पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला होता है, यानी कि जो पूंजीपति की संपत्ति है उस संपत्ति को समाज में बांट दो। गांधी जी का मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है वह उसके पास धरोहर के रूप में है, यानी कि उसके पास सिर्फ रखा हुआ है देखभाल करने के लिए। तो गांधी जी का कहना था कि पूंजीपतियों के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, एक लेबर की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रही है। गांधी जी अब यहाँ पे कहते हैं कि बेरोजगार लोग बहुत सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत कमजोर हो रहे हैं। अब कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि अगर धनवान यानी कि अमीर लोगों ने, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, अगर इन लोगों ने अपनी मर्जी अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी का त्याग नहीं किया, आम जनता इन अमीरों का साथ नहीं देगी और एक दिन हिंसक और रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी। और महात्मा गांधी का कहना था कि इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अपना लो, यानी कि अगर हिंसा से बचना है, इन गरीबों या इन कमजोर कड़ियों से इन धनवान लोगों को बचना है तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अब गांधी जी बताते हैं कि ट्रस्टीशिप का मतलब है क्या। गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने पास रखता है। देखो गांधी जी यहाँ पे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित कर लेता है, मान लो जितनी की आपको नीड है, मान लो आपको नीड है 100 रुपये की और आपके पास 1000 रुपये इकट्ठे हो गए, आपने 1000 रुपये कमा लिया है, तो गांधी जी कहते हैं कि आपको सिर्फ 100 रुपये ही अपने पास रखना चाहिए। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, बाकी जो बच गए, मान लो 900 रुपये बच गए, इसको जनता में बांट देना चाहिए।
तो इस प्रकार गांधी जी ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, अपने नीड से अधिक पैसा इकट्ठा, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जितने में उसकी नीड पूरी हो जाए उतना ही उसको अपने पास रखना चाहिए, जितने में वो उसको यूटिलाइज कर सके। बाकी जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसको ट्रस्टी मतलब सिंपल मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी, एक संस्था के रूप में रख दिया जाए, जिससे कि समाज कल्याण के रूप में उसको खर्च किया जाना चाहिए, यानी कि समाज कल्याण में उसको खर्च किया जा सके। ये गांधी जी यहाँ पे कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी मानते थे कि सभी लोगों की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों की कमाने की एबिलिटी कम होती है, तो कुछ लोग कम ही कमा पाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा कमा लेते हैं भाई। इसलिए जिनके कमाने की क्षमता अधिक है उन्हें कमाना तो अधिक चाहिए, लेकिन अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उनको अपने पास रखना चाहिए। बाकी सारी समाज कल्याण के लिए समाज में बांट देना चाहिए, समाज में खर्च करना चाहिए। देखो, महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति और अधिक व्यावसायिक आमदनी वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनको अपनी जरूरत को भी सीमित करना चाहिए और कमाना ज़्यादा चाहिए। अपनी जरूरतों को सीमित करें, जिससे कि कम से कम वो अपने पास रखेंगे, बाकी सभी समाज कल्याण के अंदर वो खर्च कर देंगे। तो गांधी जी ये कहते हैं, कमाए ज़्यादा, मेहनत खूब करे वो बाकी। अब गांधी जी के यहाँ पे आलोचना भी की जाती है इसको लेकर। कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि गांधी जी ने जस्ट एक इमेजिनेशन किया है, एक सपना देखा है, और इस सपने को लेकर गांधी जी की खिल्ली यानी कि मजाक उड़ाया जाता है। गांधी जी को ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने पूंजीपतियों और धनी व्यक्तियों से ट्रस्टीशिप सिद्धांत समझाने के लिए बैठकें करी और कई बार लोगों को समझाया बुझाया भी, और इसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए। कई अमीर लोगों ने, जो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, उनके पास प्रॉपर्टी थी, कई लोगों ने दान दिए भी, बट इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव सोसाइटी में इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। देखो, महात्मा गांधी के इसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रभावित होकर आज के टाइम भी कई सारे उद्योगपतियों ने चैरिटेबल ट्रस्ट व फाउंडेशन स्थापित कर रखे हैं, जिसके अंदर दर्जनों शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय आते हैं, तालाब का निर्माण करवाना हो गया। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन करने वाले सैकड़ों उद्योगपतियों ने परिवार सहित सादगीपूर्ण रहन सहन जीवन जीने के लिए पूरी कोशिश करी, जिसमें एक यहाँ पे है जमनालाल बजाज, जो महात्मा गांधी के सबसे प्रिय उद्योगपति या कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी के ही तर्ज पे ट्रस्टीशिप सिद्धांत के उन्होंने अपनाया। और जमनालाल बजाज ने अपनी प्रॉपर्टी में से उन्हीं हिस्सों को रखा जिनकी जरूरत है, बाकी सबको समाज कल्याण पे खर्च कर दिया। दूसरी ओर हम बात करें तो जमशेदजी टाटा ने 1903 से पहले ही ट्रस्टीशिप को व्यवहार में लाया, यानी कि अपना रखा था, और उस टाइम से ही समाज कल्याण पे ये पैसा खर्च कर रहे थे। आधुनिक भारत में जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपनी विलासिता पे खर्च करते हैं, लग्जरियस लाइफ जीने पे खर्च कर रहे हैं, वही मीडिया का उपयोग करके उसे प्रचारित भी करते हैं भाई, दिखाते भी हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया, तो उसको फुल सेल्फी लेके शॉर्ट्स बना के डाल भी देती हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर, अलग अलग जगह पे ना। तो आज तो जितना है नहीं उससे ज़्यादा दिखावा हो गया है। तो क्या इस कंडीशन में आज के टाइम पे ट्रस्टीशिप को प्रासंगिक माना जाता है? क्या इसका रिलेवेंस है आज? आपको लगता है कि आज कोई भी इंसान अपनी सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग अपने पास रखेगा, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट या सोशल वर्क पे खर्च कर देगा? आपको लगता है ऐसा? कतई भी नहीं। आज लोग तो जो टैक्स सरकार को भरना होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग तो आज वो चुरा लेते हैं, ब्लैक मनी इकट्ठा कर लेते हैं। भाई ये कहाँ से हो जाएगा यार? इसलिए इस आधार पे भी इसकी आलोचना की जाती है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी जी के अनुसार महिला सशक्तिकरण क्या है, यानी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है? चलिए हम पहले इसको समझते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि भारतीय नारी सबसे प्यारी, दैट मीन्स भारतीय नारी आंदोलन के जनक कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। भारतीय स्त्रियां घूंघट, पर्दा, बुर्का इन सब में रहा करती थी गांधी जी के टाइम पे। तो गांधी जी इन महिलाओं को घूंघट, पर्दा, बुर्का इन सब से आज़ाद करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक महिलाओं को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो एक पुरुषों को मिलते हैं। और इस दम पे या इस चीज़ पे लोग महिलाओं पे अत्याचार करना कि नहीं बुर्का पहनना ही या पर्दा करना ही या घूंघट पर्दा में बहुत ज़्यादा रहना है, इस चीज़ को गांधी जी ने या कह सकते हो कि पेट्रियार्कल सिस्टम या पितृसत्तात्मक समाज के रूप में देखा। इसलिए सामंती प्रथा और पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था जो हुआ करता था, गांधी जी ने इसका भी विरोध किया। सार्वजनिक प्रदर्शन में जुलूसे या मोर्चे में भाग लेना, और इस टाइम तो महिलाओं की हालत ये थी कि महिलाएं तो जुलूसों में या कोई प्रदर्शन वगैरह में, मोर्चों वगैरह में कोई भी पार्टिसिपेशन भी नहीं कर सकती थी। गांधी जी ने ये चमत्कार कर दिखाया कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी औरतों में जितनी हिम्मत, आज़ादी और गतिशीलता नजर आती है वह गांधी जी की ही सब देन थी। क्योंकि आप देखोगे असहयोग आंदोलन के अंदर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन के अंदर देखिए महिलाओं का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा, एंड भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी महिलाओं का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। ये सब गांधी जी की ही देन थी, गांधी जी की वो मोटिवेशन जिससे महिलाएं भी
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाई। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की जो बढ़ती भागीदारी है, ये सिर्फ गांधी जी की वजह से ही हो पाया था। गांधी जी महिलाओं में विश्वास जगाना जानते थे, वो सक्षम भी थे। गांधी जी महिलाओं के पति, पिता, पुत्र, भाइयों का भी विश्वास प्राप्त कर लेते थे। महिलाएं उनके रणनीति विचारों से काफी प्रभावित थे। देखो, ऐसा नहीं था किसी मेल यानी कि पुरुषों के द्वारा ही जेल जाया जाता था, महिलाएं भी जेल गई, उनको भी कठोर सजा झेलनी पड़ी। देखो, साउथ अफ्रीका में जब सत्याग्रह आंदोलन किया गांधी जी ने, तो उस टाइम में गांधी को पता चल गया था कि महिलाओं को भी टॉर्चर किया जाता है। देखो, महिलाओं में आत्मत्याग और पीड़ा सहने की अद्भुत क्षमता होती है। सुधारकों ने महिलाओं के आत्मत्याग को एक जबरदस्ती थोपे कर्मकांडों की तरह देखा कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर कर्मकांडों के कुछ नियम थोप दिए गए हैं। गांधी जी को लगता था कि उनकी अहिंसा की लड़ाई में महिलाएं उनकी विचारधारा से ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि महिलाओं का सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें सफलता जल्दी मिलेगी। गांधी जी का ये मानना था। और गांधी जी ये भी कहते थे, अगर महिला पार्टिसिपेशन करेगी तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट होगा और इससे महिला सशक्तिकरण होगा। सभी महिला आपस में मिलकर अगर कुछ बात रखते हैं तो इसका जो दबाव है, जो इसका जो प्रेशर है, वो गवर्नमेंट डेट मीन्स अंग्रेजों पे ज़्यादा पड़ेगा और इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा अल्टीमेटली हमारे देश के लोगों का ही होगा। 85% जो इस टाइम महिलाएं थी वो गरीब थी और अनपढ़, डेट मीन्स अज्ञान थी। आप कह सकते हो कि अंधकार में डूबी हुई थी, और उन्हीं सब महिलाओं को अंधकार से निकालने का काम हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। लगभग 85% ऐसी महिलाएं थी। तो इस प्रकार महिलाओं का एम्पावरमेंट के अंदर गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी भी एक फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट का मतलब जो पुरुष और महिलाओं के समानता की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, अस्पृश्यता उन्मूलन पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। यानी कि अनटचेबिलिटी के ऊपर जो गांधी जी के विचार थे वो क्या है, क्योंकि गांधी जी ने इसको एवोल्यूशन की बात करी थी, इसको खत्म कर देना चाहिए। देखो, अछूतों को जब तक हम गले नहीं लगाएंगे, अछूते मतलब देखो गांधी जी उनको हरिजन कहा करते थे। गांधी जी कहा करते थे जब तक उनको हम गले नहीं लगाएंगे हम मनुष्य नहीं कहला सकते। अस्पृश्यता दैट मीन्स अनटचेबिलिटी। देखो, गांधी जी का कहना था कि अस्पृश्यता के साथ युद्ध करना यानी अनटचेबिलिटी के साथ युद्ध करना प्रत्येक हिंदू का पवित्र कर्तव्य है। हम क्यों माने भाई, ये तो सिर्फ एक ब्राह्मणों के द्वारा थोपी गई प्रथा है। गांधी जी कहते थे ये कलंक है, ये एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में। तो आजकल हिंदू धर्म में जो अनटचेबिलिटी देखने में आता है वह उसका ही एक कलंक का रूप है। देखो, गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम से पुकारा और इनके उद्धार, इनके उदय की बात करी। झाड़ू गांधी जी की दृष्टि में क्रांति का प्रतीक हुआ करता था। वह कहते थे मैं भंगी को अपनी बराबरी का मानता हूँ। गांधी जी कहा करते थे छुआछूत की जो कुरीतियां हैं, जो स्वरूप है, उसका हिंदू शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया एक प्रथा है। और गांधी जी कहते हैं अगर शास्त्र के द्वारा ऐसा कहा जाता है या किया जाता है तो उनकी हमें अवहेलना करनी चाहिए, उनकी हमें आलोचना करनी चाहिए, उनको हमें इग्नोर या उनको नकार देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको सोसाइटी में थोप देना चाहिए, लोगों को लोअर कास्ट अपर कास्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। इससे समाज के अंदर जो यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। देखो, हरिजन लोगों के लिए यानी कि जिनको अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी गई 30 सितंबर 1932 को। और 30 सितंबर 1932 में ही मुंबई के अंदर एक सभा बुलाई गई और इस सभा के अंदर अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ स्थापित किया गया। और इसके बाद ये किया गया कि जो सार्वजनिक स्थल है यानी जो पब्लिक प्लेस है, जैसे कि कुएं, धर्मशाला, सड़कें, पाठशालाएं, शमशान घाट, जहाँ पे दलितों को जाने का परमिशन तक नहीं दिया जाता था, मंदिर वगैरह के अंदर, कई कुएं से पानी निकालने में, सड़कों पर चलने में, कई धर्मशालाओं के अंदर, वहाँ पे अब परमिशन देने की बात कह दी गई। तो हरिजनों के उद्धार में यहाँ पे सबसे पहला स्टेप उठाया गया। देखो, गांधी जी हरिजनों के बीच में ही रहना पसंद करते थे। औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए कई स्थानों पर उद्योगशाला स्थापित की गई थी ताकि हरिजनों को पढ़ाया जा सके, हरिजनों के साथ यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना आए। देखो, गांधी जी सोचते थे कि जैसे और बच्चे या और लोग पढ़ते हैं वैसे ही हरिजन भी पढ़ सके, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इसी का शिकार हुए थे। योग्य एवं साधनहीन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए। गांधी जी ने अपने ये विचार रखे हरिजन को लेकर, यानी कि जो छुआछूत के शिकार हुए थे भारत में अनटचेबिलिटी के, उनके उद्धार को लेकर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी के आर्थिक समानता और स्वदेशी के संबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए, हम बात करते हैं पहले गांधी जी ने इकोनॉमिक इक्वलिटी के ऊपर क्या बात कही है और स्वदेशी के ऊपर क्या बात कही है। देखो, गांधी जी कहा करते थे कि आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जितना धन बच जाए उसे समाज कल्याण पे खर्च करना चाहिए। इसी को गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल कहा था। ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा भी। इस आदर्श को गांधी जी ने क्या कहा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा। और सभी को ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगर आपके पास आपके नीड से ज़्यादा आपके पास बच गया है तो उसको समाज कल्याण पे खर्च कर देना चाहिए।
तभी सोसाइटी के अंदर क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी। दैट मीन्स इकोनॉमिक इक्वलिटी सोसाइटी के अंदर स्टेब्लिश होगी। इस सिद्धांत यानी कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार, व्यक्तिगत और अन्य संपत्ति में कोई भी अंतर नहीं होता। जो मेरी संपत्ति है और जो दूसरे की संपत्ति है वो सब एक ही संपत्ति है, क्योंकि अगर इसके पास ज़्यादा संपत्ति है तो ये कहीं ना कहीं कम संपत्ति वालों को बांट देगा अपनी संपत्ति, इसलिए इक्वल हो जाएगी, इसलिए सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाएगी। तो धनवान लोग समाज के निर्धनों के सहयोग के बिना धन संग्रह नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो आज जो अमीर हुआ है कहीं ना कहीं वो गरीबों की मेहनत से ही अमीर बना हुआ है, इसलिए वो उस पैसे को उन गरीबों में ही बांट दे जिनके पास नहीं है, इसलिए गांधी जी यहाँ पे ये कहते हैं। अब आगे चल के गांधी जी ये कहते हैं कि जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रूप से सोसाइटी में एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंसा हो ये प्रॉपर्टी को इक्वलिटी रूप से बांटने के लिए, ऐसा नहीं। लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ये ऐसा काम करेंगे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का पालन करेंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी लाई जा सकती है अगर ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन किया जाए। अब हम बात करते हैं स्वदेशी के ऊपर। जो गांधी जी का ये मानना था, अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं जिसमें हम अपनाएंगे सेल्फ रूल, यानी कि गांव के लोग अपना शासन खुद करेंगे, तो उनको ऑटोनोमस मिलेगा, उनको आज़ादी मिलेगी अपनी समस्याओं को सोल्व करने में, डिस्कशन करने में। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वदेशी के साथ चलने वाली दो अन्य अवधारणाएं हैं, विकेंद्रीकरण और सहयोग। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर सिर्फ एक हाथ में ना होकर अलग अलग बॉडीज में डिवाइड कर दिया, जैसे कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पे, यानी कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक लेवल पे, एक ही जगह पे पावर सेंटर में ना हो, यानी सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइज हो, और इन सभी बॉडीज में आपस में क्या हो, सहयोग हो, यानी कि कोऑपरेशन हो। इसी को गांधी जी ने कहा स्वदेशी का कॉन्सेप्ट। तो इसी को गांधी जी ने स्वदेशी का कॉन्सेप्ट के नाम से कहा है, और इसी को गांधी जी ने स्वदेशी का कॉन्सेप्ट कहा है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वदेशी से आप क्या समझते हैं? समकालीन समय में गांधी के स्वदेशी के विचार की रिलेवेंस आपको बताना है। देखिए, महात्मा गांधी को एक फरिश्ता कहा जाता है, एक युग दृष्टा कहा जाता है, समाज सुधारक भी कहा जाता है, उदारवादी, एक संघर्षकर्ता, एक विचारक और अंततः एक मानवतावादी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मानवता के कल्याण की बात कही है। तो गांधी के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गांव का विकास ठप हो गया था। तो गांव की जो आत्मनिर्भरता है, गांधी जी ने इस पे जोड़ दिया कि किस तरीके से गांव एक सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए गांधी जी ने चरखा का कॉन्सेप्ट दिया, खादी का कॉन्सेप्ट दिया कि लोग अपना कुटीर उद्योग खोले, छोटे छोटे कुटीर उद्योग निकाले, अपनी अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें गांव के अंदर। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री हमें लगाना है, फैक्ट्रियां लगाना है, छोटे से ही शुरुआत करो, बट अपनी खुद की शुरुआत करो। स्वदेशी का मतलब ही होता है कि जो भारी वस्तुएं हैं उनका यूज नहीं करना, उनका अपोज करना। तो स्वदेशी एक धर्म है, एक कर्तव्य है, और ये हमें पैतृक रूप से, यानी कि जो हमारे जो पिता रहे हैं, पुत्र रहे हैं, सब एक साथ इसका पालन करते आए हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी वस्तुओं का विरोध करना, ऐसी वस्तुओं का यूज ना करना जो हमारी नहीं है, ये बाहर से लाई गई है हमारे देश के अंदर। इसलिए स्वदेशी का कॉन्सेप्ट का हमें पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी की जो स्वदेशी की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज यानी कि डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, आर्थिक स्वदेशी अवधारणा। गांधी जी क्या कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था सभी लोगों की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए काफी है, प्रयास भी करता है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि अगर हमने आर्थिक स्वदेशी अपना लिया, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हम खुद बना रहे हैं, हमारे आसपास में ही बनी हुई है, यानी कि उन वस्तुओं का पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमारे देश के लोगों के कल्याण पे ही खर्च होगा। इसलिए आर्थिक स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, हमें आत्मनिर्भर बनना है आर्थिक स्तर पे, यानी कि उन गुड्स एंड सर्विसेज का हमें खुद प्रोड्यूस करना है, हमें कहीं और से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ऐसी प्रणाली के ही सपोर्टर थे जहाँ पे एक लेबर को इंपॉर्टेंस दिया जाए, व्यक्ति को आजीविका का साधन मिल सके, वो सर्वाइव करने के लिए अपना कमा सके, लाइवलीहुड अच्छे से वो क्या कर सके, जिंदगी जी सके। गांधी जी आगे कहते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए खादी, चरखा, सूत काटने का काम करना चाहिए, इनको ही प्रमोट करना चाहिए। हमारा खुद का काम है ये, हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को नहीं लगाना चाहिए। गांधी जी मॉडर्निटी का काफ़ी अपोज करते थे, क्योंकि इससे हमारी जो अपनी कल्चर है, हमारी जो अपनी सभ्यता है, वो नष्ट कहीं ना कहीं वो ठप हो जाएगी। बाकी अतिरिक्त समय में इन कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए सभी लोगों को। गांधी जी कहा करते थे, खादी, चरखा, सूत काटने का जो काम है लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और औद्योगिकरण और मशीनीकरण का ये विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग इसके वजह से बेरोजगार हो गए थे और अपनी संस्कृति को खोते जा रहे थे। मशीनीकरण ने लोगों को बेरोजगार बना दिया, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, और क्या किया, लोगों के अंदर अमीर और गरीब का जो फासला है इसको बढ़ा दिया। अविकसित देश यानी कि विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में व्यापक औद्योगिकरण से शोषण हो रहा था, क्योंकि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था,
और उसी गरीब से वो काम भी लेता और जो सरप्लस होता ना ही उसको वो देता, और काफ़ी एक्सप्लोटेशन किया जाता था गरीब मजदूरों और फार्मर्स यानी पीजेंट्स का। और इसलिए आगे चले गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं को हमें बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी वस्तु को अपनाना चाहिए जो हमारे देश की है, जिससे कि सारा पैसा हमारे देश में ही रह जाए। तो ये था हमारा आर्थिक स्वदेशी का अवधारणा। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक स्वदेशी अवधारणा यानी कि एजुकेशनल इंडिजियस कॉन्सेप्ट। देखो, बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी का कहना था कानपुर अधिवेशन 1925 में कि हमें हिंदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें नेशनलिज्म को प्रमोट करना है तो हमें हिंदी को प्रमोट करना होगा। हिंदी नेशनलिज्म से जुड़ी हुई है। हिंदी को लोग आपस में दिल में जोड़ कर देखते हैं। सभी लोग, ज़्यादातर लोग हिंदी बोला करते थे। तो हिंदी एक हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। हिंदी को हम फील कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। इसलिए गांधी जी ने शुरू से ही हिंदी की बात करी है। उर्दू और फारसी से बनी देवनागरी लिपि जिसमें हमने हिंदी को प्रमोट किया और गांधी जी के द्वारा इसी को प्रमोट किया गया है। ठीक है। आंदोलन के दौरान छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देवघर विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए जिसमें ये लोग पढ़ सके और भारतीय भाषा विशेषकर हिंदी का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। 1925 के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी ने हिंदी से संबंधित प्रस्ताव भी पारित कर दिया और इस तरीके से हिंदी का इंपॉर्टेंस बढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक स्वदेशी अवधारणा। देखो, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और स्वदेशी परंपराओं पे बल दिया गया गांधी जी के द्वारा। हमें अपनी ही कल्चर को अपनाना चाहिए, हमें विदेशी कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा हमारी संस्कृति में जो धर्म का बोलबाला, जैसे कि सती प्रथा, यानी कि जब किसी औरत का उसका हस्बैंड डेथ हो जाए तो उसी के साथ उसको जला दिया जाता था, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट के लोगों को, एंड लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब का गांधी जी ने फुल दवा के विरोध किया। गांधी जी कहते थे ये समाज के लिए घोर अभिशाप है और इस अभिशाप को हम सबको मानना चाहिए, तभी हम ये खत्म कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसरण पर विशेष इन्होंने जोर दिया। हमें अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वदेशी अवधारणा। राजनीतिक मामले में स्वदेशी का मतलब होता है हमें अपनी सरकार खुद चलानी चाहिए। स्वदेशी सरकार पर बल दिया यानी कि सेल्फ रूल पर इन्होंने जोर दिया था। देखो, गांधी जी पंचायत के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, पंचायत की राज के। ये जानते थे गांधी जी कि गांव के लोग अपनी समस्या खुद ही समझ सकते हैं, इसलिए गांव के लोगों को शासन करने का खुद अधिकार दो। सभी लोग मिलकर खुद डिस्कशन करेंगे, खुद कानून बनाएंगे, खुद इंप्लीमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, वो सेल्फ रूल करने का तरीका भी उनको पता चल जाएगा और ये चीज़ वो सीख भी जाएंगे। और यहीं से स्टार्ट होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। विदेशी सत्ता और उनकी राज व्यवस्था का विरोध समय समय पर बड़े स्तर पर गांधी जी के द्वारा किया जाता, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही समाज का सही मायने में विकास कर सकता है। गांधी जी कहते थे कि सोसाइटी में अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सत्ता का बंटवारा नहीं है, तो सोसाइटी में कभी भी तानाशाही आ जाएगी। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की जो विचार है उनकी क्या प्रासंगिकता है आज के टाइम पे। देखो, गांधी जी के द्वारा जो विचार दी गई है स्वच्छता की, आत्मनिर्भरता की, कहीं ना कहीं कोविड-19 के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसकी काफ़ी रिलेवेंस है, क्योंकि आज हम स्वच्छता यानी कि हैंड सैनिटाइज की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट की बात करते हैं। कोविड के टाइम पे देखा हमें किसी और देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। डिफेंस के लिए, तेल के लिए हमें मिडल ईस्ट कंट्रीज पे, डिफेंस के लिए रसिया पे। अगर हम खुद अपने ही देश के अंदर ये सब मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंसी है किसी और कंट्री पे वो कम होगी। तो हमेशा गांधी जी कहते थे कि हमें सेल्फ रूल और अपने आप पे निर्भर होना चाहिए, ये एक देश के लिए सबसे अच्छा रहेगा। गांधी जी की स्वच्छता संबंधी जो अवधारणा है वर्तमान में काफ़ी रिलेवेंस है। महात्मा गांधी जी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि शांति और अहिंसा के प्रतीक है। इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट है शांति और अहिंसा का, आज भी जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और सभी देशों को इसी राह पे चलना चाहिए, तभी जाके हम टेररिज्म से और तमाम अशांति वाली घटनाओं को ख़त्म करके शांति स्थापित कर सकें। आगे चल के 2007 में यूएनओ ने गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी। इसलिए दोस्तों 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी के धर्म और राजनीति संबंधी आपको विचार बताना है। इससे पहले आपको ये बता दूं मैं कि मैकियावेली नामक एक ऐसा बंदा जो इटली का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था, तो इसी ने अपने सबसे पहले विचार दिए धर्म के ऊपर और इसने ये कहा कि एक राजा को रिलीजन और पॉलिटिक्स इन दोनों में अलग करना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज़ है और राजा जो काम कर रहा है उसमें रिलीजन कोई रुकावट पैदा ना करे। अगर रिलीजन के द्वारा कोई रुकावट पैदा किया जा रहा है तो वो रिलीजन को फॉलो ना करे। इसलिए मैकियावेली ने सबसे पहले रिलीजन और पॉलिटिक्स यानी कि धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया, क्योंकि राजनीति के अंदर धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कोई नैतिकता की बात नहीं होना चाहिए। राजा वही काम करेगा जो प्रजा के लिए सही है, वो अपनी स्टेटस को बना के रखेगा।
तो सबसे पहले राज्य को धर्म रहित बनाने के लिए, यानी कि राज्य में कोई धर्म नहीं होगा, राज्य अलग यानी कि पॉलिटिक्स अलग है और रिलीजन का मामला बिल्कुल अलग है। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट 15वीं सेंचुरी के अंदर यानी कि सन 1469 के अंदर दोस्त इटली के अंदर मैकियावेली नामक एक पॉलिटिकल फिलोसोफर का जन्म हुआ था। इसने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था कि स्टेट से रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए राजनीतिक सफलता के लिए धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए, ये कहा गया मैकियावेली के द्वारा। लेकिन गांधी जी का जो विचार रहा है वो ये तो रहा है कि हमें धर्मनिरपेक्ष को अपनाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि धर्म को अफीम की तरह यूज नहीं करना चाहिए। बाकी महात्मा गांधी के ऊपर भी मैकियावेली का प्रभाव आया, लेकिन हुआ क्या, महात्मा गांधी जी ने राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स का स्पिरिचुअलाइज्ड कर दिया, यानी कि आध्यात्मिकरण कर दिया। यानी कि गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स दोनों को एक करके देखा, यानी कि स्टेट के दोनों ही पार्ट है, एक राज्य को धर्म पे चलना चाहिए। मैकियावेली ने दोनों को अलग अलग किया था, लेकिन गांधी जी ने दोनों को एक साथ करके देखा। गांधी जी का मानना था राजनीति को उच्च नैतिकता और धार्मिक भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को, नेताओं को मोरलिटी पे चलना चाहिए और रिलीजन के राह पे चलना चाहिए। और मैकियावेली ने इसका विरोध किया था, क्योंकि मैकियावेली यहाँ पे कहता है अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी स्टेटस, अपनी पावर को बचाने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंसा भी करना पड़े, मारकाट भी करना पड़े तो कर दो, मैकियावेली ऐसा कहता है। लेकिन गांधी जी ने इसके ठीक अपोजिट कह दिया कि हमें मोरलिटी पे चलना चाहिए, हमें धार्मिकता पे चलना चाहिए। और ये कहकर गांधी जी ने रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को एक कर दिया। धर्म और राजनीति दोनों को अलग नहीं मानते थे गांधी जी। गांधी जी कहा करते थे ह्यूमन एक्टिविटी से धर्म अलग नहीं हो सकता। तो गांधी जी ने पॉलिटिक्स में एंटर कर पॉलिटिक्स में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया, यानी कि मोरलिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एक पॉलिसिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, गांधी जी ने ये बताया। और गांधी जी ने ये कहा मैं राजनीति में धर्म का प्रवेश चाहता हूँ, यानी कि गांधी जी पूरे सपोर्टर थे पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक करने में। यही वजह थी मेन कि 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चलाए गए। बाकी गांधी जी ने राजनीति में धर्म का समावेश करके नैतिकता के दोहरे मापदंड को मिटाने का प्रयास किया है। गांधी जी के शब्दों में कहा जाए तो गांधी जी ने कहा था जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं है, वे धर्म को नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने धर्म के इंपॉर्टेंस को बताया है। अब देखो, धर्म एक आपको सही राह पे चलना सिखाता है, लेकिन अगर यही धर्म राजनीति में आ जाए तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, ये सांप्रदायिकता, दंगे भी फैल सकते हैं। तो गांधी जी के अनुसार राजनीति देश धर्म है, यानी कि पॉलिटिक्स क्या है, एक देश धर्म है, यानी कि देश के अंदर शांति बनाए रखना राजनीति का मेन धर्म है। धार्मिकता का अर्थ रूढ़िवादी धर्म से नहीं था। रूढ़िवादी का मतलब जो पुराने हमारे धर्म के परंपराएं हैं, जैसे सती प्रथा, छुआछूत, इन सब से नहीं था इस धार्मिकता का अर्थ जो गांधी जी बता रहे हैं यहाँ पे। मूर्ति पूजा के स्थान पर वे मानव पूजा में विश्वास रखते थे। तो दोस्त, गांधी जी के द्वारा मूर्ति पूजा की जगह मानव पूजा की बात की गई थी। मानव पूजा के अंदर विश्वास करते थे गांधी जी। गांधी जी कहा करते थे कि अगर धर्म पॉलिटिक्स से अलग हो गया तो पॉलिटिक्स एक डेड बॉडी के समान हो जाएगा। जैसे मरने के बाद एक शरीर ऐसे पड़ा रहता है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता, सेम वैसे ही पॉलिटिक्स का अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा अगर रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाता है। इसलिए पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंस के लिए रिलीजन का मिला रहना जरूरी है। इसलिए गांधी जी का कहना था जो राज सत्ता यानी कि जो राजा है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, वो धर्म अधिकारियों के हाथों में सौंपना चाहिए, जो धर्म के अधिकारी है, जो धर्म के ठेकेदार हैं। नेक्स्ट, गांधी जी कहते हैं सर्वोदय समाज व्यवस्था में तो राजधर्म निरपेक्ष रहेगा, यानी कि जो सर्वोदय समाज, यानी कि जब राम राज्य बन जाएगा तो वहां पे राजधर्म निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को एक साथ लेके चला जाएगा। राज्य ना किसी धर्म का संरक्षण करे और ना ही किसी धर्म के उचित विकास में बाधक हो। गांधी जी के द्वारा कहा गया राज्य किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म के विकास में रुकावट पैदा करेगा। राजनीतिक धर्म के सार्वभौमिक नियमों सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि का पूरा पालन किया है। और गांधी जी ने धर्म राजनीति के एक होने का प्रमाण अपने कार्यों, अपने एक्टिविटी से दिया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देकर किस तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन के अंदर खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ दिया। तो इस तरीके से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर गांधी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और गांधी जी नैतिकता और शुद्ध आचरण विचार को ही सच्चा धर्म मानते थे। अगर आप नैतिकता के राह पे चल रहे हो और आपके शुद्ध आचार व्यवहार हैं, विचार हैं, तो आप धर्म के राह पे चल रहे हो। तो इस तरीके से गांधी जी ने पॉलिटिक्स और रिलीजन आपस में दोनों को एक कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भारत में गांधी की विचारधारा
की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। आज के टाइम पे गांधी जी के क्या रिलेवेंस है। देखो, गांधीवादी जो विचारधारा है वो आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। देखो, टोल्स्टॉय के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। इस बुक का नाम था द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और इस बुक का गांधी जी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने यह कहा कि गॉड जो है वो आपके अंदर ही तो है, आप खुद अपने आप में एक भगवान हो। आपकी अंतर आत्मा यानी कि मानव मात्र की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि हमें 4 रास्तों पे चलना चाहिए। सत्य पे चलना चाहिए, अहिंसा पे, सत्य पे यानी सच्चाई बोलना चाहिए, अहिंसा पे यानी कि नॉन वायलेंस के राह पे चलना चाहिए, सत्याग्रह यानी कि हमें सत्य पे डटे रहना चाहिए, अड़ के रहना चाहिए। सच्चाई विचलित हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। स्वदेशी हमें अपनाना चाहिए यानी कि हमें अपने देश में बने गए गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुओं को अपनाना चाहिए। बाहरी वस्तुओं का हमें अपोज दैट मीन्स बहिष्कार करना चाहिए। रिलेवेंस वाली बात तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये चीज आज भी रिलेवेंस है। जैसे सत्य की बात करते हैं गांधी जी, अहिंसा की बात करते हैं, ये आदर्श मानव जाति की एक विशेषता हो सकती है जो कि आज भी जरूरी है। क्योंकि आज अगर हम अहिंसा की बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो अगर अहिंसा नहीं होगा तो लोगों को वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अपनी इकोनॉमी में पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो लोगों का वो बेहतर हो पाएगा। महात्मा गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं वो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एंड म्यांमार में ऑंग सान सू, जिन्होंने उत्पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाने हेतु गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो इसकी प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यानी कह सकते हो दोस्त कि गांधी जी की विचारधारा को मार्टिन लूथर किंग ने भी, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने भी और म्यांमार के ऑंग सान सू ने भी, तीनों ने दोस्त अच्छे तरीके से एप्लीकेबल यानी कि अपनाया है लोगों को न्याय दिलवाने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी भी आज भी रिलेवेंस रखती है। दलाई लामा ने कहा था कि बड़े युद्ध से लड़ने के लिए ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। अगर हमने गांधीवादी दर्शन को अपना लिया तो समझ लो अहिंसा के राह पे चलकर, सच्चाई के राह पे चलकर, नॉन वायलेंस के राह पे चलकर हम क्या करेंगे, हम अपनी बातों को सही से अहिंसात्मक रूप से मनवा भी लेंगे और हमारी जीत भी होगी। अब आगे चल के एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर गांधी द्वारा जो आलोचना की गई आपको ये बताना है। यानी कि हिंद स्वराज जो उनकी बुक थी 1909 में लिखी गई थी, आधुनिक सभ्यता की उन्होंने आलोचना करी है, इसके आधार पे आपको बताना है। देखो, हिंद स्वराज का जो महत्व है गांधी जी की जिंदगी में बहुत महत्व रखता है ये। जैसे कार्ल मार्क्स की बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज की। 1909 में जब लंदन से साउथ अफ्रीका वो जा रहे थे उसी टाइम पे उन्होंने ये बुक लिखी थी हिंद स्वराज नामक बुक। बाकी महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज के विषय में 1921 के यंग इंडिया के गुजराती ट्रांसलेशन निकाला और उसके बाद इसके काफ़ी प्रतियां लोगों ने पढ़ी, काफ़ी लोगों तक ये पहुंच पाई। और गांधी जी कहा भी करते थे कि ये वो बुक है जो एक छोटे बच्चों के हाथों में भी दी जा सकती है, उसके अंदर भी ये समझ है कि वो इजीली इसको समझ जाएगा। हिंद स्वराज किताब में महात्मा गांधी जी ने स्वराज को बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिसमें गांधी जी ने कहा है स्वराज का मतलब क्या होता है, जिसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका ना हो, जिस व्यवस्था में अंग्रेजों का कोई ताल्लुकात ना हो, उसे सरल भाषा में हिंद स्वराज कहा जाता है। गांधी जी ने राष्ट्रवाद पर काफी जोर दिया है, नेशनलिज्म पे जोर दिया है, हिंदी भाषा पे जोर दिया है, देश के सभी लोगों में प्रेम और एकता की बात कही है। हिंद स्वराज किताब भारतीय और पश्चिमी सोच का एक अनोखा संगम है। यानी कि हिंद स्वराज के अंदर भारतीय कल्चर और कुछ वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाया गया है, बट ज़्यादातर कल्चर को उन्होंने अपोज किया गांधी जी ने, ये कहकर कि हमारी ये भारतीयता को नष्ट कर सकती है। गांधी जी ने कहा आगे चलकर कि अंग्रेजों के शासन को हमें इनकार करना होगा और उसे जड़ समेत उखाड़ के फेंक देना होगा, तभी जाके हम चैन की नींद सो सकते हैं और भारतीयों में एक खुशी की लहर दौड़ सकती है। हिंद स्वराज की जो किताब है इसकी प्रस्तावना हम देखते हैं। पहले देखो, हिंद स्वराज की जो बुक है इसकी स्टार्टिंग में ही वर्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी कि वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया है। यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों की सोच बहुत ही खतरनाक और उग्र थी, और लेकिन गांधी जी सोचते थे कि वो सभी क्रांतिकारी पूरी तरह से दिशाहीन थे। यानी कि जो उग्र रास्ता अपनाते हैं, जो खून खराबा की बात करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि ये रास्ता से भटक रहे हैं, इनको सही दिशा के बारे में नहीं पता। तो गांधी जी ऐसे लोगों को राह दिखाने का काम करते हैं। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे तो उस वक्त भी अहिंसा के मार्ग पे ही चलते थे, और गांधी जी की ये बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी की इन्हीं बातों की वजह से लोगों के अंदर ये चमत्कारी नेता बन बैठे, और गांधी जी ये कहा करते थे कि अहिंसा के ही माध्यम से हमें आज़ादी मिल सकती थी। गांधी जी के जो विचार हैं वह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें पश्चिमी शैली में बताने की कोशिश की गई है। महात्मा गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा समर्थक कहा जाता है। धर्म को भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश की गई है गांधी जी के द्वारा, यानी कि नेशनलिज्म के साथ जोड़कर, पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर रिलीजन को गांधी जी ने देखा है। और राष्ट्रवाद आधुनिक और पश्चिमी लोगों की सोच है।
राष्ट्रवाद का केवल एक ही लक्ष्य था कि राष्ट्र का निर्माण करना है। कुछ आधार पर गांधी जी की आलोचना भी की जाती है, जैसे कि गांधी जी ने ये कहा था कि हमें कुटीर उद्योग, कुटीर यानी छोटे छोटे इंडस्ट्री हो गए, जैसे चरखा हो गया एंड खादी हो गई, सूत काटना यानी सूती काटना हो गया, हमें बस इन्हीं पे जोर देना चाहिए बस, बाकी हमें बड़े बड़े इंडस्ट्री पे जोर नहीं देना चाहिए। बट आज के टाइम पे जोर सिर्फ छोटे की नहीं बड़े की भी है, इसलिए गांधी जी की आलोचना की जाती है। गांधी जी ने बड़े बड़े उद्योगों का पूरा नकार दिया, क्योंकि ये सोसाइटी में अमीर गरीब का फासला बढ़ा रहे थे। चरखा की इन्होंने बात करी कि सभी को सिखाना चाहिए, सभी को ये करना चाहिए, बट आज इम्पॉसिबल सा लगता है ये। खादी की इन्होंने बात करी, कहीं ना कहीं इनकी जो आइडियोलॉजी है गांधी जी की, वो है आधुनिकता को अंधाधुंध तरीके से मत अपनाओ, जो उसकी सही बातें हैं उसको अपनाओ, जो गलत है उसको छोड़ दो। अंधाधुंध तरीके से अपनाने से हमारी जो कल्चर है वो भी नष्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे जो सारे पॉइंट्स थे वो खत्म होते हैं, और ये सारी बात गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक बुक में बताया। और इस बुक में गांधी जी ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक रहकर काम करे तो देश की तरक्की 100% होगी। तो इस प्रकार हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसे लगी ये वीडियो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाया वो समझ में आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको अपने नोट्स में दिया है, तो नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी नोट्स में से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी के साथ आपके जितने अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी मैंने आपको नोट्स दिया है, तो उनको भी आप नीचे दिए गए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि लिखने का फॉर्मेट आपका इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले स्टार्टिंग आपको इंट्रो से करना है। गांधी जी के आपको कुछ कोट्स बताना है कि गांधी जी ने जो कहा है, गूगल से आप देख सकते हो, कोट्स वगैरह कुछ निकाल सकते हो। एक दो कोट्स याद कर भी लेना, क्या हो गया यार, बहुत इजी होता है ये, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो आपका आंसर होगा वो टू द पैराग्राफ होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए आंसर। आंसर अब पॉइंट्स में तो भाई अब 12th क्लास में लिखा जाता था, अब तो पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता बल्कि पैराग्राफ में लिखा जाता है। बच्चे यही गलती करते हैं जिस वजह से उनका मार्क्स काट लिया जाता है। मार्क्स ज़्यादा लाना है टू द पैराग्राफ में लिखो, पैराग्राफ 8 से 10 लाइन का हो, ज़्यादा बड़ा भी मत लिखो। एंड में लिखो एक क्रिटिसिज्म, और इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका एंड में आंसर में होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो मैं श्योर हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। आपका दिल की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार ही बनाए रखना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।